नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। पिछले हफ्ते चर्चा में मैं नहीं था, थोड़ा तबीयत नासाज थी, लेकिन हृदेश ने आप तक चर्चा को पहुंचाया और मैंने भी सुना हृदेश ने बहुत अच्छे तरीके से। शार्दुल, आप कहाँ गायब हो गए थे पिछले हफ्ते? मैं विशेष काम से गया था। इतना सस्पेंसफुल तरीके से बताना, मतलब इतना अप्रत्याशित सवाल था ना, तो मैं एक मिनट को रहस्यमय तरीके से कि ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्लफ्रेंड के साथ कहीं छुट्टी पर गए हो। वो रहस्यमय काम थोड़ी है पर हाँ, मैं छुट्टी पे गया था वैलेंटाइन डे की। यस, बात वही आ गई। वही बात आ गई। अप्रत्याशित सवाल है भाई, ये व्यक्तिगत मामला है। हाँ, लेकिन ये तो इतना सोच विचार के बाद में पहुंचे सही जगह पे एकदम। सवाल अप्रत्याशित था ना। ओके, तो कई सारी सुर्खियां इस हफ्ते हैं जिनमें से कुछ पर हम बात करेंगे। उसमें से दिल्ली में नई सरकार बनी है, 27-28 सालों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी वापस आई है। इसके अलावा नए देश को मुख्य चुनाव आयुक्त मिले हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। यूएस एड को लेकर बहुत सारी बातें इस समय देश में चल रही हैं। मीडिया का एक हिस्सा बता रहा है कि देश को पूरी तरह से तहस नहस करने की एक साजिश थी, जिसमें इस देश का विपक्ष भी शामिल था। इसके ऊपर भी थोड़ी हम बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि स्मिता के पास कुछ न कुछ, हमारे पास कुछ नई जानकारियां हमें देने के लिए होंगी। और इससे जुड़ी आज एक खबर भी आई है इंडियन एक्सप्रेस में, और कैसे उसने इस पूरी खबर को सिर के बल खड़ा कर दिया कि असल में ये जो यूएस एड के $21 मिलियन की बात हो रही है, जिसको लेकर पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से यहाँ पर बवाल चल रहा था, वो फंड बेसिकली बांग्लादेश के लिए था। बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए अमार वोट अमार हक, ऐसा कुछ एक कैंपेन था जिसको फंड करने के लिए था। हम यूएस एड के जरिए और भी थोड़ी सी चीज़ों की बातचीत करेंगे इसके इर्द गिर्द। तो ये कुछ विषय हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारे साथ आज पैनल है, जो हमारे साथ मेहमान है, उनका परिचय करवा दूं। 2 हमारे साथ ऑनलाइन मेहमान जुड़े हुए हैं। स्मिता, आप सब लोग स्मिता को लगातार चर्चा पे सुनते रहते हैं ऑल्टरनेट वीक पे, एक बार फिर से हमारे साथ है। स्वागत है स्मिता आपका। नमस्ते, हाय एवरीवन। और इसके अलावा हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं द रेड माइक से सौरभ शुक्ला। सौरभ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। तो ये तो 2 हमारे मेहमान हैं और 2 हमारे न्यूज लॉन्ड्री के अपने साथी जो कि यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, शार्दुल और विकास। शार्दुल, विकास, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। हेलो। तो इससे पहले कि शार्दुल आप लोगों के ऊपर खबरों की जो बमबारी है वो करें, सुर्खियों की बमबारी, उससे पहले मैं जल्दी से 1-2 जरूरी जानकारियां जो न्यूज लॉन्ड्री के बनिस्बत आप तक पहुंचानी है। वो ये है कि हमारा एक नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है, द हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट, वो इस समय चल रहा है और देश के कुछ अलग अलग हिस्सों में किस तरह से जो एक हिंदुस्तानी जो ताना बाना था उसको तोड़ने मरोड़ने की, उसको छिन्न भिन्न करने की बहुत संगठित स्तर पर कोशिशें चल रही हैं। और इस संगठित कोशिश को उजागर करने का काम हमारे तमाम रिपोर्टर देश के अलग अलग हिस्सों से कर रहे हैं। तो इस हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट को, एनएल सेना प्रोजेक्ट को मदद कीजिए जल्दी से जल्दी से पूरा करने में। प्रतीक महाराष्ट्र और उसके कुछ इलाकों से कर रहे हैं, बसंत कुमार कर रहे हैं, इसके अलावा अनमोल प्रीतम देश के एक अलग हिस्से से रिपोर्ट आप तक पहुँचाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। और दूसरा हमारा जो हवा का हक नाम से द फाइट टू ब्रीथ करके जो कैंपेन चल रहा है, ये साल भर चलने वाला कैंपेन है। वो दिल्ली और उत्तर भारत के तमाम शहरों की जो खराब हवा है, जो लगातार बद से बदतर होती जा रही हवा है, उसको सही करने के लिए हमारे जो हुक्मरान है, जो हमारे सियासतदान है, वो कैसे इतने गंभीर मसले को लगातार नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करने, उस पर खींच कर लाने और पब्लिक इंटरेस्ट के जर्नलिज्म को के ऊपर काम करने का हमारा प्रयास है। इसको आप अपनी मदद करें, इसमें आप शामिल हों हवा का हक कैंपेन में, ताकि हम एक बेहतर हवा वाली शहर बना सके, लोगों को दे सकें। न्यूज लॉन्ड्री के छोटे छोटे सब्सक्रिप्शन विकल्प उपलब्ध हैं। अब आपको पता है बहुत सारे लोगों की ये राय थी कि कुछ सब्सक्रिप्शन के जो ऑप्शन थे बहुत महंगे थे, तो अब हमने न्यूनतम 99 रुपये से सब्सक्रिप्शन के विकल्प शुरू किए हैं। आपको मेरे बगल में एक QR कोड दिखेगा, इसको स्कैन करके आप छोटी कीमत के भी सब्सक्रिप्शन विकल्प को चुन सकते हैं और न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चर्चा इस समय पेवॉल के बाहर है, आप लोगों को फ्री में उपलब्ध है। कुछ दिन बाद ये फिर से पेवॉल के पीछे होगी, तब ये सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को ही उपलब्ध होगी। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि आप न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर लें। शार्दुल, जल्दी से जो सुर्खियां हैं इस हफ्ते की वो आप एक बार हमारे दर्शकों को साझा करें और फिर हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। तो जैसा
अधिकतर लोग जानते हैं, पर बीते दिन हम ये शुक्रवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 20 फरवरी को गुरुवार को दिल्ली की नई सरकार ने शपथ ली। पूर्वी दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी हैं रेखा गुप्ता, वही दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं। एक और मजेदार बात है इसमें कि ज्यादातर मंत्री जो बने गए हैं वो भी सब फर्स्ट टाइमर एमएलए ही हैं जी ज्यादातर। तो नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, इसके अलावा आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। बुधवार को ज्ञानेश कुमार जी ने 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यभार को संभाल लिया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के नए मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने पर सख्त आपत्ति जताई, क्योंकि यह नियुक्ति 2023 फरवरी 2023 में लाए गए नए कानून के तहत की गई है और इस कानून के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई थी वो अभी भी उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। अगली सुर्खी कुंभ से जुड़ी है। इस हफ्ते केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के सामने एक रिपोर्ट रखी, जिसमें कहा गया कि प्रयागराज में महाकुंभ के पानी की जांच से पता चला कि उसमें फिजिकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। ये जानवरों की और मनुष्यों की विष्ठा में मिलता है। स्नान की अलग अलग जगह से सैंपल लिए गए थे और इलाहाबाद के 60-70 अलग अलग स्पॉट्स से। जी, रिपोर्ट ने यह भी कहा कि स्नान के दिनों में ये मात्रा और भी ज्यादा बढ़ गई थी प्रोपोर्शनली। मतलब अब इस रिपोर्ट को डिस्प्यूट किया गया है एनजीटी की तरफ से कि अच्छा। इसकी सैंपलिंग ठीक नहीं थी और ये रिपोर्ट की गड़बड़ी है इसमें। और उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कूद पड़े थे। पहले ही उन्होंने कहा था कि पानी एकदम साफ है और पीने लायक है। इसके बाद फिर एनजीटी ने, अब कि क्या कहाँ से चीज़ें मैनेज होती हैं हम नहीं पता, लेकिन इस पर हमने एक रिपोर्ट की है और एक रिपोर्ट कर रहे हैं और वो खुद बताती है अपने आप में कि जो सैंपलिंग की रिपोर्ट्स है जो प्रयागराज और प्रयागराज से लेकर अपस्ट्रीम तक उसमें कितनी गड़बड़ियां हैं। उसमें बहुत नहीं, पानी साफ नहीं है ये तो आप देख कर बता सकते हैं। पर वही जैसा अतुल ने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ ने इस रिपोर्ट का खंडन किया था और कहा था कि पानी नहाने के लिए और आचमन के लिए बिल्कुल बढ़िया है। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि जब से ये कुंभ चल रहा है, एक सरकार का पक्ष है जिसमें उसकी सारी कोशिश एक बड़ा पीआर करने की है, रिकॉर्ड बनाने के लिए। आज इतने करोड़ लोग नहा लिए, कल उतने करोड़ लोग नहा लिए, परसों उतने करोड़ नहा लिए, एक बहुत बड़े बड़े भारी भरकम दावे है। सरकार का सारा फोकस इस पे है और उसके बरक्स इसका एक नेगेटिव पक्ष है जो कि मिसमैनेजमेंट को लेकर है, लोगों को होने वाली दिक्कतों को लेकर है, स्टैम्पीड में हुई मौतों को लेकर है। और ये वो चीजें हैं जिसको लेकर सरकार का रवैया इतना ज्यादा निर्मम और एक तरफा कि वो सीधे सीधे उसको सीधे खारिज कर दे। जैसे जो 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन जो स्टैम्पीड हुए जिसमें लोगों की मौतें हुई, आज तक सरकार का सिर्फ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 30 लोगों की मौत हुई। उन 30 लोगों में कौन लोग शामिल हैं उनके नाम तक आज तक जारी नहीं हुए। न्यूज लॉन्ड्री की अपनी पड़ताल, हमारी बसंत कुमार की जो रिपोर्ट थी उसमें बताया गया कि सिर्फ एक मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 79 डेड बॉडीज गई और 79 मौतें हुई हैं एक हॉस्पिटल में। बाकी जगहों पर जो बॉडीज गई और जो गुमशुदा है उसका अभी रिकॉर्ड नहीं। सरकार ने अभी तक सारे मरे लोगों की लिस्ट तक जारी नहीं की है कि इतने लोगों की मौत, ये मृतकों की लिस्ट है, इनकी ये उम्र है, ये यहाँ के लोग थे, ये वो, सिर्फ उसका एक से। तो ये लीपापोती जो है वही चीज इसमें भी दिख रही है कि पानी, सबको पता है कि गंगा का बेसिन में जो मैदान में पानी का हिस्सा है वो पानी की स्थिति कितनी खराब है। इसके बावजूद धड़ल्ले से विधानसभा में ये कह देना कि वो पानी पीने लायक है, मतलब आप किसी भी चीज को, समस्या को रिकॉग्नाइज करेंगे ही नहीं। ये एटीट्यूड है सरकार का डे वन से इस कुंभ के दौरान। स्मिता, सौरभ, आप लोगों की एक एक छोटी छोटी टिप्पणी और फिर शार्दुल आगे की बात। अतुल जी, मैं तो उस इलाके से आता हूँ, कानपुर की रिहाइश है हमारी, और एक दौर था 2016-2017 का। उस वक्त नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपने आप में एक बीट थी। हम लोग उसको कवर करते थे। स्वतंत्र कुमार वहां पे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के चेयरमैन थे और उन्होंने, आपको याद होगा, यमुना रिवर बेड पर श्री रविशंकर साहब ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था। उस पर उनको नोटिस करके बुला लिया था और कहा था कि यहाँ पर कितने लाख पेड़ लगाइए आप। बाद में वो ऑर्डर स्टे हो गया। तो ये
भी असल में बता दूं अपने दर्शकों के लिए जो न्यूज लॉन्ड्री को देख रहे हैं, दरअसल गंगा की सफाई को लेकर के सुनवाई चल रही थी कि भाई कुंभ होने वाला है, गंगा साफ हो वगैरह वगैरह। इसी पर एनजीटी ने कहा कि भाई हमें बताओ कि गंगा की अभी स्थिति क्या है। तो सीपीसीबी ने, जैसा आपने कहा, तो तकरीबन 250 से 300 जगहों पर सैंपल लिए, और जो कुंभ जहां पर संगम है, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, वहां का जो 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 सैंपल है उसमें जो फीकल बैक्टीरिया समझ सकते हैं, जैसे कि आपने बताया कि जानवरों और मानव मल का मल, तो जो फीकल बैक्टीरिया है वो तब पानी में प्रेजेंट होता है जब उसमें, फीकल बैक्टीरिया मतलब वही मल का पानी, उसकी जो मात्रा है वो वहां पर 4500 है, जो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा है। अब इस रिपोर्ट पर जब हो हल्ला और हंगामा हुआ तो सीएम योगी साहब ने तो सुना ही, उन्होंने बोला कि तो साजिश और षड्यंत्र है। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो आस्था से नहीं चलता, वो तो साइंस से चलता है, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने तो रिपोर्ट दे दी अपनी। अब इस पूरे मामले पर यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बैकफुट पर आ गया। तो सोचिए कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नीचे यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनजीटी में ये कह रहा है, उसने कल कहा, ऑफिशियली कहा कल, मतलब कल इन द सेंस हम शुक्रवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये गुरुवार को कहा कि ये जो रिपोर्ट है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, हम इसका एनालिसिस करेंगे, फिर हम बताएंगे। तो मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट का एनालिसिस यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेगा। तो बात की एक ये है कि अब आस्था के ऊपर सारी चीजें भारी हैं। अगर आप वहां पर कुंभ में, महाकुंभ में लोगों से पूछेंगे कि पानी गंदा है, साहब बोलेंगे कि भाई गंगा तो गंगा है, माँ तो माँ है। तो लेकिन ये जिम्मेदारी, बात सबसे बड़ा सवाल ये कि जिम्मेदारी पानी साफ रखने की तो सरकार की है। और आखिरी पॉइंट कि लगातार पानी ठेरी डैम से छोड़ा जा रहा है ताकि पानी साफ रहे। सोचिए अगर ठेरी डैम से पानी ना छोड़ा जाए तो पानी की हालत क्या हो। तो पानी जब नहीं छोड़ा जाता तो गंगा और यमुना की हालत इतनी बदतर रहती है, खासकर इस समय पर ठंड में जब बर्फ जमी होती है, बर्फ नहीं पिघल रही होती है, तो इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, हिंडन तो खत्म हो चुकी है, ऑक्सीजन बची नहीं है। सीएम योगी साहब ने कहा है कि वो पानी पी कर देख सकते हैं। भाई हम और हमारे मित्र जो एनजीटी में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने कहा कि अगर स्वतंत्र कुमार होते एनजीटी में तो शायद वो योगी साहब से कहते कि आप आइए कोर्ट में और पी के दिखाइए, बिल्कुल पी के दिखाइए। तो वो कुछ होगा नहीं, लेकिन वेरी ब्रेव ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कि उन्होंने ये रिपोर्ट पटल पर रखी और एनजीटी ने इसका कॉग्निजेंस लिया है। जब कॉग्निजेंस लिया तब ये रिपोर्ट मीडिया में बाहर आई, तब वहां पर हम पत्रकारों को रिपोर्ट मिली और फिर ये खबर बनी। ठीक बात। स्मिता, मैं इसमें यही कहूंगी कि सौरभ ने जो बात की ना कि वो आप आकर इसमें पानी पिए, उसमें भी लेकिन वो पानी उस एरिया से पिए जहाँ पे कॉमन लोग स्नान कर रहे हैं प्लीज, क्योंकि वो तस्वीरें इतनी अलग आती हैं जब आप वीआईपी घाट वाली नहीं, वीआईपी जाकर जिस नदी में डुबकी लगा रहे हैं और वहां का पानी और जहां आम लोग जाकर डुबकी लगा रहे हैं, उस पानी में वो विजिबल डिफरेंसेस हैं। वो तो कोई नर्सरी का बच्चा भी देखकर समझ सकता है कि कितनी डिफरेंसेस हैं। और इस रिपोर्ट में जो पॉइंट आउट भी की गई हैं कि खास करके जैसे अब मौनी अमावस्या का दिन हो गया, जो शाही स्नान वाले दिन है, उस दिन तो मल्टीपल टाइम्स, कई गुना ज्यादा जो है वो फीकल फॉर्म्स उसमें नजर आ रही हैं, जो थोड़ी सी डिप हो रही है ऑन अ नॉर्मल डे। तो ये जो मोड ऑफ डिनायल है, ऑस्ट्रिच टेंडेंसी है, मुझे लगता है कि इसमें, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, भले ही एनजीटी ने अभी इस रिपोर्ट की कॉग्निजेंस ली हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में, मतलब वो उस दौर की अगर हम एनजीटी की बात करें जहां रविशंकर वाले आयोजन का कॉग्निजेंस लिया गया, और अभी की बात करें तो अगर भारत में कोई डोज बने इलॉन मस्क की हेडिंग वाली टाइप की कोई, मुझे लगता है उसमें ये हमारी एनसीडब्ल्यू, एनएचआरसी, एनजीटी, ये सारे जो है सबसे पहले इनको फिर हमें निकालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये टूथलेस हो गए हैं और इनकी अथॉरिटी को इस तरह से सवालिया निशान लगा दिया जाता है कि ये आप पेपर पर ही जो है आप बस रोर कर रहे हैं, रोलिंग टाइगर्स बने हुए हैं। तो ये पानी का मुझे समझ में नहीं आता इंडिया में, जहां हम अपनी, मतलब गंगा नदी नहीं माँ है जो हम कहते हैं, और आप उसके साथ अगर लगातार इस तरीके से खिलवाड़ करोगे जहां पूरी की पूरी लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स डिपेंडेंट है हमारी इंटायर रिवर बैंक्स पर। हम यमुना को अभी रिवाइव करने को लेकर इतनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अभी जो है उसकी साफ सफाई की तस्वीरें आने लगी हैं, बट डिनायल मोड में रहकर आखिर आप सोल्यूशंस कैसे निकालेंगे? आप सोल्यूशंस तभी निकाल सकेंगे जब आप किसी मुद्दे को सबसे पहले स्वीकार करेंगे कि ये दिक्कतें हैं। तो ये जो सिरे से बिल्कुल नकार देना कि ये रिपोर्ट ही गलत है, मैं पानी, मतलब
आए, आप पानी बॉटल करके आप पिलाएं, आप ब्लू है पानी पानी करके आप सीक्वेंसेस बनाएं उसमें। मैं शार्दुल आप जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? मुझे याद आ गया, मैंने देख लिया कि मैं नाम से शौक बहराइची का शेर, बर्बाद गुलिस्तां करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है तो अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। ये वही हालत है। और लिटरली वो लोगों को बस एक बहाना दे रहे हैं कि डिनायबिलिटी मिल जाए। जो लोग झुठलाना चाह रहे हैं ना इस सत्य को, जो समर्थन है, आस्था जब तथ्य से बड़ी हो जाएगी तो पहली बात तो आप हिंदू फिलॉसफी से उड़ गए, कहीं आप हो गए अंधभक्त। दूसरी चीज, ये सब मामला चल रहा है, स्मिता और सौरभ ने बात रखी, मुझे एक व्यक्ति की बड़ी याद आई, वो उमा भारती कहाँ गई जो आत्महत्या करने की बातें करती रहती थी। नमामि गंगे। मैं वही कह रहा हूँ, अभी स्मिता ने 2 बातें कही कि यमुना की सफाई की तस्वीरें आ रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि 2014 से हम गंगा की सफाई के सारे दावे देख चुके हैं, अब हम यमुना के लिए 5 साल इंतजार कर लेंगे, ऐसा कहीं जाने वाला कोई है नहीं। तो इन दोनों का दूसरा ये माता वाता जो कहते हैं ना गंगा को, इतने हिपोक्रेट लोग बहुत कम होंगे पूरी दुनिया में। इस तरह से इतने धड़ल्ले से गंदगी फैलाने वाले लोग, गंदगी फेंकने वाले अपनी नदियों में नहीं होंगे जैसा हमारे यहाँ। हमारे मतलब एक तो सिस्टम की व्यवस्थागत समस्या है कि हमारे यहाँ सीवेज, पॉपुलेशन का प्रेशर जो भी है वो सब कुछ नदियों में बह रहा है। लेकिन जहाँ पर हम अपना जो हम तरफ से जो कर सकते हैं उसमें हमारा इतना भयानक योगदान है कि आप किसी भी बराज पे खड़े हो जाइए और बिल्कुल बंडल के बंडल कूड़े और पूजा सामग्री और ये और उसके नाम पे सब आपको उसी नदी में प्रवाहित करने वाले हमारे लोग हैं। तो ये गंगा को माता आप कुछ मत को, माँ बाप चाचा चाची कुछ मत को यार, नदी को नदी की तरह जिंदा रहने के लिए वो हिपोक्रेसी हमारे अंदर है केवल, और कहीं पूरी दुनिया में। मैं केवल एक यही बात कहना चाह रहा था कि अगर लोग सही में माँ मानते ना तो हिंदुस्तान में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हर जगह लग गए होते दशकों पहले। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। ठीक बात। विकास आपको कुछ जोड़ना? हाँ सर, जहाँ से बात शुरू हुई थी जो कुंभ में मौतों वाली से, तो उसमें बस ये अपडेट है कि सरकार 30 मौतों से तो आगे बढ़ गई है, कम से कम 37 मान लिया है। और योगी ने परसों सदन में माना कि 37 मौत हुई है। 37 अभी भी ये बेशर्मी बाकी है, अभी भी है तो कि हम 37 30 से तो आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि बार बार उस आंकड़े को चैलेंज किया जा रहा है। 42 बची। और मैं अगली सुर्खी की तरफ बढ़ता हूँ। भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT इस हफ्ते विवाद के घेरों में आ गया जब वहां से खबर आई कि नेपाल की एक छात्रा प्रकृति लम्साल अपने कमरे में मृत पाई गई। इसके बाद प्रकृति के भाई ने शिकायत की कि ऐसा उन्होंने एक लड़के द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान हरास किए जाने के बाद किया। वो उसी कॉलेज में 3य वर्ष में पढ़ रहा था लड़का। इसके बाद कॉलेज में नेपाल के छात्रों ने प्रदर्शन किया कि इस मामले में न्याय मिलना चाहिए, तुरंत जल्दी मिलना चाहिए, समय से। तो KIIT के प्रशासन ने नेपाल के सभी छात्रों को हॉस्टल खाली करने के आदेश दे दिए। उनसे बुरा बर्ताव हुआ जिससे मामला और बिगड़ा और उसने तूल पकड़ी। फिलहाल उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने नेपाल सरकार के वहाँ 2 प्रतिनिधि काउंसलर गए थे, उनको आश्वासन दिया कि इस मामले में न्याय किया जाएगा। और यूनिवर्सिटी ने भी अपना कदम पीछे हटाया, उन्होंने सभी नेपाल से आने वाले छात्रों को वापस बुला लिया है। अगली सुर्खी दिल्ली से है फिर। शनिवार 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भगदड़ मच गई जिसमें 18 लोग मारे गए और काफ़ी लोग घायल भी हुए। प्रशासन के अनुसार इसकी कई वजहें थी, जिनमें से एक बड़ी वजह थी प्रशासन द्वारा प्रबंधन में जो कोताही हुई उसकी। कुंभ के इस मेले के दौरान देश में कई जगहों पर रेलवे प्रशासन द्वारा पर्याप्त प्रबंधन के न होने से कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें तोड़फोड़ भी है, ये भगदड़ भी है और रेलवे फिर से एक बार कटघरे में आ गया है। अगली सुर्खी तमिलनाडु से है। तमिलनाडु की एक ऑनलाइन पत्रिका विकटन.com अचानक खुलनी बंद हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु कार्यकर्ताओं को वेबसाइट पर प्रधानमंत्री का जो कार्टून प्रकाशित हुआ वो बुरा लगा। इसके बाद से वेबसाइट नहीं खुल रही है और इस पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और डिजीपब ने घोर आपत्ति जताई है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय से बिना किसी प्रक्रिया प्रोसेस का पालन किए वेबसाइट के ब्लॉक किए जाने की भर्त्सना की है। 18 फरवरी को महाराष्ट्र के पुणे में गियान बारे सिंड्रोम से हुई संदिग्ध मौतों की संख्या 11 तक पहुंच गई। इसमें से 4 मौतें इस संक्रमण से होने की पुष्टि हो गई है और बाकी पर अभी भी जांच चल रही है, संदिग्ध है।
ये जानकारी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य विभाग को दी। गियान बारे, मैं श्रोताओं के लिए बता दूं, एक बहुत ही दुर्लभ और कम पाया जाने वाला संक्रमण है और डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह स्थानीय तो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल जोन में इतनी तेजी से इतने ज्यादा लोगों को कैसे हो रहा है। अगली दोनों सुर्खियां अमेरिका से हैं। इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया कि यूएस एड, जो अमेरिकी सरकार का एक आर्थिक मदद देने वाला विभाग है ऑन पेपर, उसमें अमेरिकी सरकार के नए विभाग डोज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी, ने पाया कि भारत में एक एनजीओ को मतदान संख्या बढ़ाने के लिए $21 मिलियन दिए जा रहे थे, जिसे उन्होंने कहा कि अब रोक दिया गया है। इस विभाग को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क चला रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने मायामी में एक भाषण में भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि अमेरिका को ऐसा क्यों करना चाहिए, अमेरिका को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतुल ने आपको बताया ही कि अभी वो बात इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में निकल के आई है कि वो असल में बांग्लादेश को दिए जा रहे थे और उस पर हम बात करेंगे भी। और आखिरी सुर्खी भी अमेरिका से ही जुड़ी है। ट्रंप ने शपथ लेने के बाद अपने एक के बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से धूम मचा रखी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क की मुख्य कंपनी जो है टेस्ला, उसकी एक फैक्ट्री भारत में लगने की सूचना मिलने के बाद इसे बहुत नाजायज कहा। ये शॉन हैनिटी को दोनों इंटरव्यू दे रहे थे फॉक्स के लिए, तब वो हुआ क्योंकि जहां एक तरफ ट्रंप अमेरिका में चीज़ों के बनाए जाने पर, मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, उनके दाएं हाथ इलॉन मस्क अपनी फैक्ट्री में भारत में लगा रहे हैं, जो ट्रंप को पसंद नहीं आया। तो ये सुर्खियां थी। हम बातचीत की जो शुरुआत करेंगे वो यहीं से करेंगे, जो यूएस एड को लेकर भारत में एक विवाद चल रहा है कि $21 मिलियन की एक रकम है, जो कि ऐसा कहा गया, खुद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया कि वो पैसा भारत में दिया गया और उसका मकसद ये था कि टर्नआउट बढ़ाया जाए इलेक्शन में। और उसको भारत में इंटरप्रेट एक हिस्से ने इस तरह से किया कि भारत की जो चुनावी प्रणाली है, चुनावी प्रक्रिया है, उसको प्रभावित करना है और उसमें मोदी को उस प्रक्रिया से बाहर निकालना या कमजोर करने के लिए इस फंड की, और उसको विपक्ष से जोड़ा गया, कांग्रेस पार्टी से जोड़ा गया। लेकिन अब इससे जुड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ताज़ा अद्यतन जानकारी है वो ये है कि ये जो पैसा था वो दरअसल बांग्लादेश में राजनीतिक प्रक्रिया को, वहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए जारी हुआ था। और 2022 में इस फंड का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें सारा पैसा नहीं, अभी 13 पॉइंट कुछ मिलियन इशू हुआ है, बाकी सारा पैसा अभी इशू भी नहीं हुआ है। तो ये इस फंड की स्थिति है। 1961 में एक विशेष कांग्रेस लेजिस्लेशन के जरिए यूएस एड की स्थापना हुई थी और इसके तमाम नतीजों में एक नतीजा ये है कि आप जब दुनिया के बहुत पावरफुल राष्ट्रों की बात करते हैं और उसमें अमेरिका की जो चौधराहट की बात आती है, तो वो जो चौधराहट है वो इन्हीं छोटे छोटे तरीकों से एस्टैब्लिश होती है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी राशि दुनिया के अलग अलग देशों में निवेश करता है। भारत में भी एक बड़ा हिस्सा आता है, लेकिन लोगों को ये भी एक जानकारी होनी चाहिए कि 2005 में जब सुनामी आई, उसके बाद से भारत सरकार ने एक पॉलिसी डिसीजन के तहत विदेशी फंड लेने पर से रोक लगा दी थी, मना कर दिया था यूपीए की, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी। और तब से विदेशी फंड के लेने में बहुत शार्प गिरावट आई थी, भारत ने बंद कर दिया था। इस शार्प गिरावट के बाद सबसे तेज जो उछाल आया विदेशी फंड को लेने के मामले में, वो कोविड के दौरान आया, साल 2022 के बाद, जब पूरी दुनिया में एक तरह की एक आपाधापी चल रही थी और आपदा के उसमें संकट में था भारत। तब भारत सरकार ने उस नीति को पलटते हुए विदेशी फंड लेने को वो किया था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब यूएस एड में क्या कोई विपक्ष का हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है? आप जब उसमें जाएंगे, आज कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पवन खेड़ा ने बहुत तीखे शब्दों में घेरा है सरकार को, उसमें आरएसएस के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि आरएसएस कैसे यूएस फंड से पैसा लेता है। एक तस्वीर लगातार घूम रही है जिसमें लीडरशिप प्रोग्राम के तहत जो दुनिया के इस तरह के विकासशील देश हैं, वहाँ पर लीडरशिप प्रोग्राम चलाता था यूएस एड, और उसके तहत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक और बहुत बड़े नेता हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के अनंत कुमार, ये सारे लोग उस यूएस एड फंड के तहत अमेरिका की यात्रा पर एक वर्कशॉप का दौरा करते हैं और अमेरिका घूम रहे हैं लगातार, उसकी तमाम तस्वीरें आ रही हैं। कहने का मतलब है कि ये कोई ऐसा स्पेसिफिक पार्टी बेस्ड फंड या कोई एक पार्टी इसको मैनिपुलेट करे, ऐसी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, क्योंकि ये अमेरिका और उसके अलावा इस फंड का जो और एक मोटिव था वो ये था कि जो हेल्थ से रिलेटेड, जैसे चाहे बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड, माओं के हेल्थ से रिलेटेड, इस तरह के जो कामकाज हैं उसमें स्थानीय एनजीओज जो हैं, जो भारत के अपने या अलग अलग देशों के अपने छोटे एनजीओज हैं, उनको पैसा देके, उनको फंड करके और इस तरह के जो हेल्थ से रिलेटेड कार्यक्रम थे उनको आगे बढ़ाया जाए। तो एक बड़ी आशंका ये जताई जा रही है कि जब ये बात हो रही है कि इनको रोक दिया जाएगा, तब भारत के इन तमाम इंडेक्सेस पे भी बहुत असर पड़ सकता है। ये सारी आशंकाएं हैं जो कि आने वाले समय में हमारे सामने आएंगी। अब एक चीज़ ये है कि ये जो सरकार है इसने लगातार इस चीज़ को पूरी तरह से ऐसा ट्विस्ट किया है कि ये विपक्ष की साजिश थी कि मोदी की सरकार को गिराना। एक तो इसका एक पहलू है। दूसरा, मीडिया के नजरिए से मैं इस पर बात करना चाह रहा हूं कि बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने इस साजिश के एंगल को पकड़ लिया। अब आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर के बाद ये पूरी स्टोरी उल्टी खड़ी दिख रही है, लेकिन कल तक, इवन आज सुबह तक, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ है रजत शर्मा, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो में कल अपने शो में प्राइम टाइम में लेकर कहा कि ये तो भारत की जनता ने इस देश को बचा लिया, वरना इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ये साजिश की गई। इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और ये लोग कैसे इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट बने हुए हैं, भोपू बने हुए हैं, क्या है समझ में नहीं आता। तो मैं सबसे पहली टिप्पणी इस साजिश और इसके नजरिए से स्मिता, इसके बाद सौरभ, शार्दुल और विकास से। अतुल, देखिए, सबसे पहले दर्शकों को जो जैसा आपने कहा थोड़ी सी जानकारी दी, मैं ये समझा दूं कि यूएसएड आखिर है क्या। 1961 का आपने जिक्र किया। दरअसल उस वक्त प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे अमेरिका में, और ये कोल्ड वॉर के पीक पर इसे फॉर्मुलेट किया गया था एक फॉरेन असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत, और जिसमें बेसिकली जो इसकी पिलर्स रखी गई थी वो डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट वर्क, फाइनेंसिंग, आपकी जहां पे मानवीय क्राइसिस, संकट है, हेल्थ प्रॉब्लम्स की आपने जिक्र किया, इन सब के लिए। लेकिन द ओवरआर्चिंग थीम बेसिकली यही था कि यूएस सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाना है, खास करके सोवियत इन्फ्लुएंस के खिलाफ, और उसके लिए एक बहुत अहम जो है इसे एक पिलर बनाया गया था। और यूएस एड, आपको मैं अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स समझा सकूं, 2023 में अगर आप देखें, क्योंकि यूएस जाहिर सी बात है दुनिया भर में वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल डोनर्स है जब एड असिस्टेंस की बात करते हैं। तो जो 72 अरब डॉलर यूएस की तरफ से फॉरेन एड असिस्टेंस दिए गए 2023 में अलग अलग देशों को, 160 मुल्कों को, उसमें से 61% चैनलाइज दरअसल यूएस एड के जरिए हुआ था। और यूएस एड ने जो लगभग $44 बिलियन खर्च किए 2023 में, उसमें जो मैक्सिमम खर्च हैं वो किए गए, आपके ऑलमोस्ट 2/3 खर्च किए गए थे सब सहारन अफ्रीका, यूरेशियन कंट्रीज, यूक्रेन में एक बहुत बड़ा हिस्सा गया युद्ध के बाद में। तो यूएस एड के जरिए ये भी सही है कि आप पॉक्स की बात कर लें, मलेरिया, टीबी जैसे बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिसके लिए बहुत जगह ऐसे, जो खास करके जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, आप इथियोपिया, सोमालिया, सुडान की बात करें, जहां पर पैसा जाता है। और अमेरिका के अंदर इस वक्त इस बात को लेकर भी डिबेट जारी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए, यूएसएड की फंड्स अपने पहले टर्म में भी स्लैश की थी जब वो आए थे 2016 में, और ये इन अ वे इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट पॉलिसी। लेकिन वो इसे सिरे से जो है वो स्क्रैप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूएसएड बना था बकायदा थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यूएस कांग्रेस के जरिए। तो इसको कांग्रेशनल अप्रूवल है जो बजट्स आती है, यानी कि अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में जो है बकायदा इसके लिए एक अप्रूवल है, और उसके सहारे से पैसे आते हैं। तो ये अभी मजाक किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये लगा होगा कि बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा है, और इसीलिए वो बांग्लादेश की जगह इंडिया को रेफर करते हुए आगे निकल गए थे, क्योंकि उनकी ज्योग्राफी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है। पिछले दिनों उनसे जब किसी ने स्पेन की बात की थी, टैरिफ्स की बात की थी, तो उन्होंने स्पेन को भी जो है ब्रिक्स का हिस्सा बना दिया था। तो ये मुश्किलात उनके साथ आती है रह रहकर। बट अभी विदेश मंत्रालय में अभी जो ब्रीफिंग हो रही थी, प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कुछ देर पहले बयान दिया है कि इस बात की सारी सरकारी जो इंडियन एजेंसीज हैं वो जांच करेंगी, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें बहुत सारे संगीन आरोप लगाए गए हैं कि ये पैसे कहां से आए हैं। यूएसएड की टाई अप्स
भारत के अलग अलग राज्यों सरकारों के साथ रही हैं। वो सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस सरकार नहीं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से पैसे भेजे गए हैं। यूएसएड की जो चीफ है वो 2-3 साल पहले आई थी, डॉक्टर जयशंकर के साथ भारत में उनकी मुलाकात हुई थी। जो दूसरी क्लिप आप काफी वायरल देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी कह रही हैं कि मैं खुद जो है इनकी प्रोग्राम्स की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी। तो एक होता है कि इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका जो है जब कहता है कि हम सिर्फ विकास कार्य के लिए किसी देश के अंदर जा रहे हैं, तो यू शुड टेक इट विद अ बकेट ऑफ सॉल्ट, बिकॉज जाहिर सी बात है अमेरिका की एक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है, और इस आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को अलग अलग मुल्कों में अलग अलग रेवोल्यूशंस के बहाने अलग अलग उथल पुथल की स्थिति क्रिएट करके उसे माउंट किया गया। इस वक्त जो बात है अमेरिका के अंदर हो रही है, मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो शिफ्ट इन पोजीशन हुई है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि अमेरिका की जो अभी तक एक हेजेमोनिस्टिक जो वर्ल्ड व्यू एक रही है, एक अप्रोच रही है, एक सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर अमेरिका उस पोजीशन से सबसे पहले जो है वो वापस हट रहा है। तो उसकी जो घरेलू जो उसकी पोजीशन है कि आई एम नॉट अ सिक्योरिटी, मुझे दिलचस्पी नहीं है बनने के लिए, मैं इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ देखूंगा कि मेरे खाते में कितने पैसे आ रहे हैं, मेरे घर में जो है पैसे बच रहे हैं कि नहीं, और मैं जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस हैं कि पुतिन मेरा दुश्मनी है, शी जिनपिंग मेरा दुश्मनी है, मतलब इस वक्त अगर ट्रंप के कारनामों की अगर सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहीं हो रही है और सबसे ज्यादा भूचाल कहीं आ रहा है तो वो दरअसल ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप में आ रहा है, वो यूरोप में आ रहा है। यूरोपियन पार्टनर्स इस वक्त पूरी तरीके से हिले हुए हैं, जो कोल्ड वॉर के बाद से अमेरिका के साथ रहे हैं, नेटो का हिस्सा रहे हैं। अफगानिस्तान युद्ध में 2001 से 2014 तक कई सारी देशों ने अपनी टुकड़ियां भेजी नेटो के तहत। तो एक तो सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस है यूएसएड को लेकर, बयानों को लेकर। दूसरी बात है, देखिए आपने मीडिया का जिक्र किया, उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बस यही कहूंगी कि भारत में खैर ये तो सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से एक नैरेटिव आने के साथ ही उस नैरेटिव को पेडल कर दिया जाता है, ज्यादातर खास करके मुख्यधारा की टेलीविजन चैनलों पर। प्रिंट इज स्टिल डूइंग अ जॉब, लेकिन ये कह देना कि हर फंड्स, बड़ा सवाल ये कि अगर ये पैसे आ रहे हैं, नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम कमिंग आउट विद अ व्हाइट पेपर कि ये पैसे आखिर किस किस एजेंसी के जरिए किस किस राज्य में गए हैं, कब कब कैसे खर्च हुए हैं और क्या मकसद रहा है। प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। लेकिन हर चीज को एक कंस्पिरेसी थियरी में बनाकर इसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव देना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो बयान है इट्स एक्चुअली मोर टू डू विद अमेरिका के अंदर जो इस वक्त मेजर टेक्टोनिक शिफ्ट्स आ रही हैं उनकी अपनी पॉलिसी में वर्ल्ड व्यू को लेकर, उसके नाते जो है वो ये तमाम बयान देकर, वो तो डिसरप्टिव इन चीफ है, ही इज कॉजिंग ऑल दिस डिसरप्शन। बहुत सारी चीजों में एक चीज है कि जो आप इशारा कर रहे थे उसमें मुझे लगता है कि उनका इंटरेस्ट भले ना हो, लेकिन ओवरऑल अमेरिका के जो हेजेमनी रही है पूरे दुनिया के पॉलिटिक्स में, वो इन तमाम चीज़ों की वजह से ही रही है। और एक बार जब ये चीज़ें डिस्ट्रॉय होंगी, या जो जिस तरह का डिसरप्शन की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें फिर उनको भी उनके अपने, खैर ये एक दूसरा विषय है कि उसकी क्या स्थिति बनती है। सौरभ, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम रिसर्च कर रहे थे, आज सुबह ही कुछ कार्यक्रम करने के लिए इस पूरे मामले पे, तो यूएसएडी की वेबसाइट खंगाल रहे थे और कोशिश की कि शुरू करें 2014 के बाद से, कि जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में काबिज हुए। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने यूएसएडी के साथ एक एमओयू साइन किया और यूएसएडी ने फंड किया स्वच्छ भारत अभियान को। तो उसके अलावा मतलब बहुत सारे मिल गए। यूपी जल निगम के साथ एक एमओयू है, लखनऊ में कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें यूएसएडी ने केपीएमजी के साथ मिलकर के यूपी जल निगम को पैसा दिया। इसके अलावा 2020 में जो इंडियन मिशन है काबुल में, अफगानिस्तान में, उसके साथ मिलकर के कई काम यूएसएडी कर रहा है। तो उस वेबसाइट को खंगालेंगे तो बीजेपी सरकार यानी जो केंद्र सरकार है उसके साथ मिलकर के यूएसएडी ने बहुत सारे काम किए जिसमें यूएसएडी ने फंड किया है उनको। तो देखिए पहली बात तो शायद हमारा पत्रकार है और हम समझते हैं इस बात को कि ये सब सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन आम लोगों के सामने ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे आपने कुछ एंकर्स का नाम भी लिया, कि किस तरीके से यूएसएडी एक एंटी नेशनल काम भारत में कर रहा था। हाँ। और क्या होता है कि कुछ छुपाओ और कुछ बताओ। तो छुपा तो ये सब गए जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर के, बीजेपी सरकार के साथ मिलकर के यूएसएडी ने पैसा दिया। बता आप ये रहे हो कि इस साल में इतना पैसा आया। अब उसमें एक्सपर्ट हम तो नहीं है, पर कोशिश यही करी कि हम बहुत सारे 1951 से जो स्मिता जी बता रही थी, शायद वो 1951 में पहली बार इंडिया को यूएसएडी फंड मिला था।
61 और 61 के बाद तो एग्जिस्ट हुआ है। 1951 एसोसिएशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसएडी बिगैन इन 1951 और वहां प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमैन और उन्होंने इंडिया से साइन किया और इंडिया को इमरजेंसी फूड एक्ट के जरिए फूड एड दी जो कि 2011 में खत्म हुई। तो 1951 से ये USAID that was a different international aid, but USAID came into existence in 1961. तो भारत को सबसे पहला USAID के साथ जो पहला फंड आया था वो खड़गपुर IIT स्टैब्लिश करने के लिए था। That was the first USAID fund 61 के बाद। हाँ, तो उस तरीके से बहुत समय से फंड होते आ रहे हैं और बहुत सारे छोटे प्रोग्राम्स हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि आप देखेंगे कल जब खासकर टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स देखेंगे तो सारे टीवी चैनल्स में USAID को लेकर के एक तरीके के का ही उसी भाषा एक ही थी। चेहरे बदल गए कि चैनल का ये चेहरा भी वही बात बोल रहा है, इस चैनल का भी चेहरा वही बात बोल रहा है। तो एक नोट पता नहीं कहां से आया है, उसी नोट को अपनी तरीके से बताया गया। अब उसमें रिसर्च किया नहीं जाता, जैसा हमने कहा कि कुछ छुपा लो और कुछ बता दो। तो अब जांच कर ले इंडिपेंडेंट, जैसे स्मिता जी कह रहे हैं कि भाई व्हाइट पेपर लेके आ जाएं, बता दें कि भाई 2000 विपक्ष ने भी व्हाइट पेपर की डिमांड की है और आई थिंक व्हाइट पेपर सबसे बढ़िया तरीका सरकार को किसी चीज को दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल, जो बता दे भाई 11 साल में USAID ने बीजेपी सरकार में कितना फंड कहां दिया है और वो फंड किसको डिस्टेबलाइज करने के लिए दिया गया है। अब कर्नाटका के भी प्रोजेक्ट को फंड किया USAID ने। अब उस समय तो जो है वहां बीजेपी की सरकार थी, तो अब सरकार को दिया तो कांग्रेस भी कह सकती है कि भाई कि ऐसा किया वैसे। देखिए बाकी तो इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। अब ट्रम्प साहब का तो है कुछ भी कह दो और वो कुछ कह रहे हैं, उनका मतलब निशाना कहीं है, देख कहीं रहे हैं। यहाँ माहौल ही अलग हो गया, हालात ही बदल गए, यहाँ किसी को नहीं पड़ी है कि क्या हो रहा है। एक चीज मैं समझना चाह रहा था इससे पहले कि शार्दुल कुछ कहें, शार्दुल भी जोड़ सकते हैं। मुझे उस पूरे ट्रम्प के पूरे बयान का स्मिता, क्या इस पर होम मिनिस्ट्री के और ये फॉरेन मिनिस्ट्री के आप लोगों के ग्रुप में कोई बातचीत चल रही? मुझे एक जो लाइन थी वो बहुत लोडेड लगी और बहुत डेलिबरेट लगी ट्रम्प की, कि क्या ये किसी को इलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, ये पैसा वहां हमारी तरफ से क्यों भेजा जा रहा है, क्या ये किसी को अपने मनचाहे आदमी को इलेक्ट करवाना चाह रहे हैं? अब दिस इज वेरी मतलब ह्यूजली अंडरमाइनिंग आवर डेमोक्रेसी। इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो फंड गया है वो इस नाम पे गया है कि वोटर टर्नआउट बढ़ाना है। हाँ। तो उससे रिलेट करके उन्होंने कहा कि वोटर टर्नआउट क्यों बढ़ाना है, क्या आपको किसी एक खास स्पेसिफिक शख्स को जो है इलेक्ट करवाना था। देखिए ट्रम्प खिलाड़ी हैं। अब अगर मोदी जी यहाँ कहते हैं बिजनेस मेरे DNA में है, डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा ट्रांजैक्शनल इंसान आज की तारीख में कोई नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे का ही खेल समझते हैं, हालांकि हैं फेल्ड बिजनेसमैन। इतने सारे उनके ऊपर जो है टैक्सेशन की फेलियर की मामले हैं, टैक्सेशन चोरी की मामले हैं, बहुत सारे कसिनोज फेल हुए हैं, डूबे हैं, लेकिन है ट्रांजैक्शनल, है बिजनेसमैन। तो उनको लगता है कि इससे जो है अभी मोदी जी उनके मित्र मिलकर गए हैं, खुश हो जाएंगे ऐसे बयानों से। वो आगे पीछे नहीं देखते हैं कि इसकी जो है लार्जर रिपरकशंस क्या हो रही हैं। शार्दुल, छोटी छोटी कई सारी बातें। हाँ, पहले तो जैसा आपने हेजेमनी वाली बात की वो अच्छा है, क्योंकि अमेरिका US इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विकास की एजेंसी है। तो जैसा विकास यहाँ पे है ना, विकास के आड़ में जो सब कुछ होता है वही अमेरिका का तरीका है। चाहे वो दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप में मिलिट्री इंटरवेंशन हो, चाहे वो पश्चिम एशिया में हो, अमेरिका अपने साम्राज्यवाद को एक अच्छी सी शीन, एक कवर चढ़ाने के लिए USAID का इस्तेमाल करता रहा। इंसिडेंटली अच्छे काम हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे कामों के लिए बनी हुई एजेंसी है। दूसरी बात, ये जो उदाहरण है USAID में डोज का, मैं इसे जरूर एड्रेस करना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दुनिया के सबसे मतलब गरीब और जो जिनके पास संसाधन नहीं है, जो सबसे ज्यादा मजबूर हैं, उन लोगों से छीन रहा है। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण आया साउथ अफ्रीका में, जो आप इलॉन मस्क की बात कर रहे हैं। हाँ, इलॉन मस्क की बात कर रहा हूँ, वही डोज चला रहा है, उसी ने किया है। जो साउथ अफ्रीका में एड्स के लिए मदद जाती थी, और स्पेसिफिकली वो क्लिनिक थे जो प्रसूति में होती हैं महिलाएं, जो गर्भ में बच्चा होता है उसको एड्स का इन्फेक्शन ना पहुंचे, और हर दिन के हिसाब से लोग के मरने की आशंका है। क्योंकि वहां पे देखा गया, मेरे ख्याल से BBC की रिपोर्ट थी, वीडियो रिपोर्ट, जिसमें एक महिला वहां लेने आती है दवाई और वो क्लिनिक बंद पड़ा है, और इसकी वजह से करीब बताया गया कि कई हजार बच्चे ऑलरेडी
इस गर्त में गिर चुके हैं कि अब वो एड्स के साथ पैदा होंगे। ये एक विडंबना है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बचत के नाम पे सबसे गरीब लोगों से दवाई, एसेंशियल चीजें खींच रहा है। और अमेरिका जब भी मदद देता था, जो नेटो वाली बात की, ट्रांस अटलांटिक संधि वाली, वो मदद देता था, वो अपना तब भी लेता था वसूली, लेकिन तब वो एक आड़ में थी सुरक्षा के। ट्रंप को जिसने भी देखा है, जो भी उसे जानता है, वो आज से नहीं दशकों से एक माफिया डॉन की तरह उनका बिहेवियर रहा है ना, और वो वही कर रहे हैं, अब वो वसूली कर रहे हैं। उसने यूक्रेन से क्या कहा कि आप अपने संसाधन जो प्राकृतिक हैं वो हमारे नाम कर दो, तब हम आपकी मदद करेंगे रशिया के खिलाफ। ये सीधा सीधा एक माफिया डॉन वाली वसूली है। तीसरी बात, इसमें एक चीज बात और समझने वाली है कि ट्रंप की कोई रणनीति नहीं है। मैं जब स्मिता कहती, मैं नम्रतापूर्वक असहमत हूं। ट्रंप अव्वल दर्जे का मूर्ख है, उसको खुद नहीं पता वो अगले दिन क्या कहेगा, और उसकी कोई रणनीति नहीं है। आप अगर उनकी हरकतों को देखते रहें तो आपको पता चलेगा कि वो किसी के सगे नहीं है, कई मामलों में तो अपने बच्चों तक के नहीं। उसको केवल केओस फैलाना है, उसको केवल कुंठाएं होती हैं वो फैलानी है। ये उसके पारिवारिक बर्ताव में दिखता रहा है, और ये सब चीजें पब्लिक हैं। पारिवारिक बर्ताव में, जब वो रियल एस्टेट डेवलपर थे उस बर्ताव में, बिजनेस चलाने में बर्ताव में, और वो मेरिट लाने की बात कर रहा है अमेरिका में। पीछे उसकी बाप की फोटो लगी थी जब वो कह रहा था, जो उसको वो मिलियनेयर साम्राज्य देके गया, जिसको उसने 7 बार बैंक करप्ट किया, बर्बाद किया। कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है वो राजनीति में सफल होने से पहले कोई इज्जत नहीं करता था ट्रंप की, क्योंकि उसने कसीनो बिजनेस ही बैंकरप्ट हो गया, जो जिसे माना जाता है कि व्यापारों में असंभव है वो। तो ट्रंप की रणनीति नहीं है, ये सिर्फ केओस है। और यूएस एड के नाम पे जो भारत में आपने मीडिया वाली बात की, तो देखिए उसमें क्या कहा जा सकता है, लोग अपना प्रोपेगेंडा ढूंढने लगते हैं। लेकिन जैसे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में किया कि वो बांग्लादेश के लिए किया गया था, और बांग्लादेश में इस्तेमाल भी हुआ। आप 13.4 था, जो आपको दशमलव का अंक याद नहीं आ रहा था। और अमेरिका इस नीति को सालों से, कोल्ड वॉर के समय से और उससे पहले से भी अप्लाई करता रहा है। जब ये नीति नहीं चलती थी तो सशस्त्र हो जाता था, और आज भी अमेरिका उसी चीज में वापस आ रहा है। वो आपको हिपोक्रेसी खुल के दिख रही है, बस इतना अंतर है। विकास जी, जो शार्दुल जी कह रहे हैं कि ट्रंप को केओस फैलाना है, वहां से शुरू कर लेता हूँ। कल दरअसल दो बार ट्रंप ने ये बयान दिया 21 मिलियन वाला, लेकिन पहले में वो ये बताना भूल गया था कि वहां वो किसी और को इलेक्ट करना चाह रहे थे। जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ट्रंप की, उसमें उसने इस बात का तो जिक्र किया कि 21 मिलियन गए हैं, और फिर उसके आगे कहा कि क्यों दिए गए। ठीक है, इंग्लिश में उसका बयान था कि व्हाट अबाउट वोटर टर्न आउट हियर, कि हमारे यहाँ के वोटर टर्न आउट का क्या। उसने तब वैसा कोई पॉलिटिकल उसमें मैसेजिंग या बयान नहीं था। फिर मायामी में वो एक उसमें FII समिट में शामिल हुआ, और तब वो 21 मिलियन का जिक्र करते हुए उसने बीच में फिर एक लाइन डाल दी कि क्या वो किसी और का इलेक्ट करवाना चाह रहे थे, जिससे फिर वो पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो उसने सेम डे 2 जगह बयान दिए, 21 मिलियन के दोनों जगह जिक्र किया, लेकिन एक में उसने शायद वो जानबूझ के किया कि देखते हैं कि क्या होता है। और ये 21 मिलियन का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइप मुझे जो लग रहा है। और 21 मिलियन का आंकड़ा तो 16 तारीख को ये ट्वीट कर चुके थे एलन मस्क का जो डिपार्टमेंट है, वो भी ट्वीट DOG, हाँ, जो डॉज से वहाँ। तो एक तो चीज़ ये इसमें कि सेम डे 2 बयान आ रहे हैं, और दोनों में से एक में फिर जिक्र हो रहा है। दूसरा जो है वोटर टर्नआउट की जहाँ तक बात है, तो वो शायद इस वजह से भी दुखी हूँ कि वहाँ थोड़ा सा कम हुआ है उनके यहाँ। जो इसका ट्विटर का जो ग्रोक है, वो कह रहा है कि ट्रंप इस बात से ज़्यादा दुखी हैं, जो ट्विटर का AI है ग्रोक, वो कह रहा है कि ट्रंप इस बात से ज़्यादा दुखी हो सकते हैं कि उनके यहाँ वोट कम हुआ, इंडिया में ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए वो शायद चाह रहे हो कि 21 मिलियन वहाँ। इंडिया अमेरिका के वोटर टर्नआउट का क्या कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ पे इतना बड़ा एक कंस्टिट्यूएंसी 20-20, 25-25 लाख लोगों की है वहाँ पे। और जो सर ने जिक्र किया था, सौरभ सर ने, कि बेंगलोर में पैसा दिया गया, तो मैं एक जिक्र कर देता हूँ, गुजरात में भी USAID का पैसा आया। मोदी जी उस हॉस्पिटल के भूमि पूजन में शामिल थे जहाँ USAID का पैसा आया था। शार्दुल कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं केवल विकास की बात में एक जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि मुझे वो स्ट्राइक कर गया। तो ट्रंप ने मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप कहें, वो इसलिए कहा क्योंकि अमेरिका में आप जो भी कोई भी नागरिक है उसे वोट देने का जब जैसे मर्जी अधिकार नहीं है, वहां आपको रजिस्टर करना पड़ता है। और वहां वोटर टर्नआउट पे इन लोगों की लड़ाई थी कि डेमोक्रेट्स अपने लोग ला रहे हैं, और उन्होंने प्रोपेगेंडा भी फैलाया था। वहां जेरीमैंडरिंग नाम की एक चीज होती है कि जो वो एक तरह से कंस्टिट्यूएंसीज को बांट लेते हैं, जिससे कि दूसरी पार्टी के वोटर, क्योंकि 2 ही मेन पार्टी हैं,
इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट ना कर पाए, तो अधिकतर राज्य सरकारें ऐसा करती हैं, और वो कम इस समझ से कर रहे थे क्योंकि वहां वोटर टर्नआउट बढ़ाना एक पॉलिटिकल मुद्दा है। उसको इतनी भी अकल नहीं है, उसने अपने ब्रीफ लेने वाले से पूछा नहीं कि भाई इंडिया के चुनावी अलग तरीके से यहाँ वोटर टर्नआउट बढ़ने से जरूरी थोड़ी सत्ता को वोट मिल जाएगा। वो चवन्नी कम है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो खतरनाक नीति है। जी और हाँ सर। और तीसरी चीज जो ट्रम्प ने जो ऑर्डर साइन किया था ये यूएसएड वाला, जिसकी वजह से पूरा बवाल हो रहा है कि यूएसएड रुक गया है, सब चीज़ों के, उसकी हेडलाइन ये है कि वो रीइवैल्यूएट और रीअलाइन करेंगे इस पूरे फंड को। तो मतलब ये पूरी जो है, जो स्मिता जी भी कह रही थी कि राजनीतिक लड़ाई है कि इस फंड को कैसे डाइवर्ट किया जाए और अपने हितों के लिए, मतलब वो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के जो आपसी लड़ाई, अब ये चाह रहे हैं कि ये सशर्त जो है उस एड को आगे दें, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। जी स्मिता, you want to add something? No, I think हमने काफी डिस्कशन कर ली है इसमें। देखिए, जो मैं कह रही हूँ कि एक तो इसमें अमेरिका में इस वक्त जो भी बयान दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, और उसमें इट्स अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर अनफोल्डिंग विद इन अमेरिका, जिसमें उनके हजारों की तादाद में फेडरल एम्प्लॉइज फोर्स हो रहे हैं इस्तीफा देने के लिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए, और यूएसएड के करंटली जो चीफ जिसको ओवरसी कर रहे हैं वो दरअसल मार्को रूबियो हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। हाँ। तो अमेरिका की अपनी एक बड़ी जो पावरफुल टूल है जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया है अगेंस्ट रूस, अगेंस्ट चीन, अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में, एट सम पॉइंट इन टाइम इसको लेकर आप इवन आज की तारीख में भले ही अमेरिकी संसद में इस वक्त मेजोरिटी नंबर्स के साथ आए हो डोनाल्ड ट्रम्प, उन्हें काफी अच्छे वोट्स मिले, पॉपुलर वोट्स में भी, इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स में भी, लेकिन आप देखेंगे कि आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इससे लेकर एक नेगेटिव रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा इवन विद इन द रिपब्लिकन पार्टीज, बिकॉज ऑल सेड एंड डन उन लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि इसके नुकसान होंगे खुद अमेरिका के। आप चाहे एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइडर अपनी रोल को आप हटाने की बात कर रहे हो, जिसमें कुछ हमारे लिए फायदेमंद चीजें हो जाएंगी। भाई अगर आप रूस यूक्रेन की आप युद्ध को बंद करवा सक रहे हैं, सप्लाई चेन्स पर असर, फूड सिक्योरिटी पर असर दुनिया भर के लिए हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर डोनाल्ड ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि हम अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली आयरॉनिकली ये एड वर्क जो है ये अमेरिका की इंटरेस्ट में ही काम कर रहे थे। तो इसे लेकर भी एक रिपब्लिकन रिएक्शन, एक काउंटर रिएक्शन आई एम श्योर आने वाले दिनों में हमें जरूर देखने को मिलेगा। और ये उथल पुथल की स्थिति तब तक जो है अपने ये भारत जैसे देश जहां पर यू हैव अनदर मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट, वो अपने हिसाब से इसे निश्चित रूप से एक्सप्लॉइट करेंगी इस केओस को। ठीक बात। सौरभ, एनी लास्ट कमेंट? सर देखिए, बात यह है कि बहुत सारे महत्वपूर्ण बात है, और मैं जानता हूं मेरे कुछ तमाम जानने वाले दोस्त यार काम करते हैं, यूएस एड का फंड बंद होने से बहुत सारे कल्याणकारी प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं। तो वो एक और चिंता का विषय है। कुछ लोग रिसर्च कर रहे थे, कुछ सर्वेस कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जुटा रहे थे, कुछ पीने के पानी को लेके कर रहे थे, कुछ महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स के लिए कुछ कर रहे थे। यूएस एड के फंड को रोक दिया ट्रम्प साहब ने वहां पर, उससे भारत में इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत सारा जो अच्छा काम हो रहा था, कल्याणकारी काम हो रहा था, जो किसी बड़े पूंजीवादी जो घराने हैं आजकल के, वो जिनके फंड नहीं देते हैं, जो रिसर्च कल्याणकारी चीजों के लिए नहीं करवाते हैं, वो सारे काम रुक गए हैं, जो एक बहुत चिंता का विषय है। बस यही कहना। ठीक बात। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़े उससे पहले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जुगराज सिंह, उनका एक पत्र है, उस पत्र पे को यहाँ पर हम बातचीत में शामिल करना चाह रहे हैं और उस पर कमेंट के बाद फिर हम अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। जुगराज लिख रहे हैं, टेररिज्म is the use of violence for political goals. If Sikh militants were terrorists, then the state that used torture and extrajudicial killing was too. The Indian state's violent suppression of Kashmiri demonstrator also qualifies. State violence is not justified simply because it's official. KPS Gill, as a key enforcer of the Punjab brutal policies, played a role in this terror. Can he write a book? Yes. Should people read it? Sure. But his account won't provide a humane, nuanced view of the Punjab conflict, as he chose to enforce repression as the behest of his superiors. अब इस पर हमने पहले भी थोड़ी बहुत बातचीत की है और उस पर हमारे व्यूज़ जो हैं वो पहले से मेरे ख्याल से पब्लिक उसमें है। फिर भी आखिर में चूँकि जुगराज का ये पत्र है और इसमें एक दो चीज़ें हैं जो
आपने स्टेट का जिक्र किया, स्टेट की जो हिंसा है और साथ में इंडिविजुअल जो या किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो हिंसा है जिसको टेररिज्म, तो इसमें इसको देखने का नज़रिया ये है कि आप कहाँ से किस ज़मीन पर खड़े होकर इसको देख रहे हैं। और स्टेट के अपने इंटरेस्ट हैं और स्टेट के पास हमेशा अपने हित को जस्टिफाई करने के लिए एक बड़ा लार्जर वेल मीनिंग या जिसको वेलफेयर एक वो होता है कि वो एक लार्जर पॉपुलेशन, लार्जर कम्युनिटी, लार्जर समाज के लिए काम करती है। ये एक लॉजिक है जिसमें छोटे समूह के द्वारा उठाए गए हथियार या उसकी हिंसा को इनवैलिड या अवैध घोषित करना या उसको डिस्क्रेडिट करना स्टेट के लिए आसान है। अब बात आती है टेररिज्म और रिवोल्यूशन, ये दो डिफरेंट टर्म है। आप जिस रेफरेंस में टेररिज्म का इस्तेमाल करें, टेररिज्म इज ऑलवेज अ नेगेटिव थिंग, टेररिज्म विल नेवर, बट दिस इज माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। अ रिवोल्यूशन कैन बी ए पॉजिटिव थिंग जो कि एक लार्जर उसके हित के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए रिवोल्यूशनरी ट्रेट्स होती हैं लोगों में और पूरी दुनिया में हुआ है। अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग उसमें इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। टेररिज्म हमेशा एक बहुत नैरो माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है और उसमें अक्सर आप पाएंगे कि सामुदायिक, धार्मिक, रिलीजियस कट्टरपंथ होता है का एक बड़ा हिस्सा होता है जो कि आपको उस नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी लोगों को के ऊपर अपना वर्चस्व कहें, महत्व स्थापित करने का एक वो इच्छा कहें, वो होता है। तो टेररिज्म और रेवोल्यूशन दो अलग अलग चीज़ें हैं जिसके नेगेटिव और पॉजिटिव कोनोटेशन को समझने की ज़रूरत है। पर्सनली मेरा ये मानना है कि बीइंग अ गांधीयन, आई एम अर्डेंट बिलीवर इन गांधी। वायलेंस किसी भी चीज़ का, हथियार किसी भी चीज़ का उपाय नहीं हो सकता है। और ये चीज़ मैं हमेशा लगता है कि पूरी दुनिया के इतिहास में बहुत इक्का दुक्का ऐसे उदाहरण हैं जो कि हमारी आज़ादी का जो आंदोलन है, जिस तरह के लोग थे, जिस तरह के शिक्षा का स्तर था, जिस तरह के संसाधनों का स्तर था उस समय, मेरा मानना है कि अहिंसा और गांधी जी की जो नॉन वायलेंस की जो पूरी पॉलिसी थी वो इतने बड़े वेपन के तौर पर इसीलिए डेवलप हो पाई और उसने जीत हासिल की, और वो भी एक ऐसी सत्ता के सामने जिसके बारे में ये कहा जाता है आज भी कि उनका सूरज नहीं डूबता था। दुनिया के किसी न किसी हिस्से में ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज उगा रहता था, उसको झुकाकर बिना किसी हथियार के, बिना किसी, अब आप इसमें इसके छोटे छोटे बहुत सारे और भी हिस्से हैं। आप उसमें भगत सिंह को भी रख सकते हैं, आप उसमें चंद्रशेखर आजाद को रख सकते हैं, आप उसमें सुभाष चंद्र बोस को भी रखते हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरीकों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक जो लार्जर, एक बड़ी तस्वीर थी वो नॉन वायलेंस की थी, जो कि गांधी जी कांग्रेस के इर्द गिर्द चल रही थी। और उसकी सफलता इस बात को 1000 बार स्थापित करती है कि नॉन वायलेंस सबसे सही तरीका है, वरना इतने सारे अनपढ़ हिंदुस्तानियों के बीच में और इतनी ब्रूटल सत्ता अंग्रेजों की कितने बड़े खून खराबे को अंजाम दे सकती थी, इसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। देखिए, अधिकतर बातें मैंने पहले कह दी थी और केवल इतनी बात कि जुगराज ने जिक्र किया वो भी इसीलिए बस कि वो जो आतंकवादी, जिसमें दिखता है आजकल कई बात उस समय के पंजाब के प्रकरण को थोड़ा सिंपैथेटिक या गुलाबी चश्मे से देखा जाता है, उन्होंने कहीं ज़्यादा निर्दोषों को मारा। मैं जब छोटा था मुझे याद है, बड़े होने तक बसों से उतार के लोगों को गोली मार दी जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि दोषी सब तरफ नहीं है। और एक बात, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान की बड़ी जनता और उसमें प्रशासन और गांधी जी और उन सब का भी शामिल था, एक बार ये मुल्क बटा है, अब ये नहीं बटेगा। इसका चाहे जो भी हो जाए, ये देश अब नहीं बटेगा। इसका जो भी करना चाहेगा, आप अगर हथियार उठाएंगे तो आपको सही जवाब मिलना चाहिए, ये मेरा मानना। विकास? नहीं सर, उसमें जो आपने कह दिया उसमें सारी बातें आ ही गई हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला जो विषय है उस पर बातचीत करेंगे हम, जो कि दिल्ली में करीब 27-28 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है, उनका मंत्रिमंडल ने अभी एक दिन पहले ही शपथ ली है
और शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है। अब एक बात ये निकल कर आ रही है कि रेखा गुप्ता के बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को उस तरह से नहीं है, क्योंकि उनका जो एक्टिव राजनीतिक जीवन रहा है वो काफ़ी सीमित रहा है। वो हालांकि स्टूडेंट यूनियन से निकली थी, DU की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। इसके अलावा वो अपने इलाके में सभासद थी, पार्षद थी, तो नगर निगम की पार्षद के तौर पर उनका अपने इलाके में शायद कुछ काम रहा हो, तो एक कोई ऐसा बहुत बड़ा कद्दावर चेहरा नहीं रहा। लेकिन वो ABVP से जुड़ी रही हैं, तो ये कह सकते हैं आपकी संगठन जो RSS है, जो भाजपा का कोर संगठन का हिस्सा है, वहाँ से वो आती हैं, तो उनके संपर्क सूत्र और उनके वो रहे होंगे पुराने, वहाँ से निकलकर और साथ में दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होने का उनको भी वो मिला है। तो इन सारी चीज़ों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जो पहली बैठक थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में जो दावा किया था कि पहली बैठक कैबिनेट की होगी और उसमें 2500 रुपये हर महिला के खाते में जमा हो जाएंगे, ये पहला डिसीजन होगा। वो पहला डिसीजन नहीं हुआ है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो थोड़ा हमलावर भी हैं। तो मैं इसको यहीं से शुरू करना चाह रहा हूं कि शार्दुल विकास, क्या ये बहुत जल्दबाजी, हालांकि एक होता है प्रधानमंत्री के पद पर बैठा आदमी जब कुछ कहता है तो उसके बाद का एक वजन होता है, वहां पर वो एक गलत होता दिख रहा है। फिर भी ये थोड़ा सा समय देकर हमें इंतजार करना चाहिए, या फिर ये फिजिबल है 2500 रुपये जैसे जो बहुत पॉपुलिस्ट स्कीम्स जो अनाउंसमेंट की हैं जितनी सारी, उनमें अभी किसी पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन क्या उनको सस्टेन करना इतना आसान है कि जिससे हो सकता है बीजेपी पीछे भी हट जाए? देखिए, तो हमने जब मध्य प्रदेश के चुनाव और फिर महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले लाडली बहना के नाम से शुरू हुई थी, फिर महाराष्ट्र में लाडकी बहन के नाम से हुई। तो देखिए, इसका असर कम से कम राजनेताओं को पैसे बांटने का असर अगर दिख रहा है, तो नेता तो वापस नहीं लेंगे इसे, चाहे उन्हें कहीं भी कटिंग करनी पड़े अपने राजस्व में, अपने खर्चे में। लेकिन मैं व्यक्तिगत राय दे रहा हूं, मुझे नकद बांटने वाला जो ये पूरा कल्चर है, ये मंदिर में हो या जनता में हो, मुझे पसंद नहीं। तो आज कल आप शपथ ग्रहण में गए थे? मैं क्यों जाऊंगा शपथ ग्रहण में, मेरा क्या लेना देना। अरे यार, आज बाय द वे में जो हमारे ऑनलाइन साथी, आज शार्दुल खादी का एकदम झक सफेद कुर्ता पहन के आए, तो मुझे लगा सीधे शपथ ग्रहण से इधर ही गिरे। देखिए, नाइंसाफी देखिए, आज की डेट में खादी गांधी जी से हटके भाजपा की हो गई। मौका दस्तूर की बात है, कब किस मौके पर पहनी गई है। खादी तो गांधी जी के समझ से चल रही है, मित यही है, आप हमें भाजपा ही बता रहे हो। पर मजाक से अलग, ये जो फिस्कल आपका जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, उसको केवल नकद बांट देना, एक परोक्ष रूप से, मैं ये नहीं कहता कि जनता को जरूरत नहीं है, लेकिन ये आप देखिए, आपके प्रशासनिक काहिली का भी है कि आप सीधा पैसे दे रहे हैं। भाई, आप सिस्टम खड़े कीजिए ना, जिससे लोगों को मदद की जरूरत ना पड़े। मैं महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा लोगों को अपडेट करना चाहता हूं, जिस लाडकी बहन का जिक्र किया जी। इलेक्शन से ठीक पहले, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्शन से ठीक पहले 3 महीने की एक मुश्त राशि सबको पहुंचाई गई थी बिना किसी वेरिफिकेशन के। लगभग हर महिला के खाते में आई थी, हमने इस पे रिपोर्ट भी की थी इलेक्शन के दौरान, और लगभग हर महिला इसकी बेनिफिशियरी थी। इलेक्शन खत्म हुआ, सरकार चल रही है, पिछले 3 महीनों में एक खबर ये आई है कि 5 लाख महिलाओं को लाडकी बहन स्कीम से बाहर कर दिया गया है। और ये बाहर कर देना सिर्फ समस्या का एक हिस्सा है। सरकार का जो कहना है, उस पर जो लॉजिक है, वो ज्यादा चिंता की बात है। महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा है कि जो पैसा गया लोगों के हाथ में, वो योग्य थे नहीं थे, वो उससे हमें लेना देना नहीं है, किसी से पैसा वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन नए 5 लाख लोगों को उससे बाहर कर दिया गया। ये अपने आप में बताता है कि सरकार सीधे सीधे इलेक्शन से पहले लोगों को ब्राइब कर रही है, पैसे सीधे अकाउंट में डाले जा रहे हैं, और फिर बाद में इलेक्शन के बाद उन 5 लाख लोगों को उससे अलग कर देती है और कहती है इनसे पैसा वापस लेने की जरूरत नहीं। अगर गलत था, वो आपने गलत पैसा दिया था, तो आपको पैसे की रिकवरी करनी चाहिए, वो पब्लिक टैक्स का पैसा है जी। और इसमें देखिए कि ये सिर्फ इस पैसे की बात नहीं है, इससे पहले भी खासतौर से दक्षिण के राज्यों में बहुत था कि टीवी बांट दिया, जयललिता जी ने शुरू किया था, मिक्सी मशीन बांट दी। ये सारे प्रपंच अपने
प्रशासनिक अक्षमता को छुपाने के तरीके हैं। और राजस्व को एफिशिएंटली खर्च करना और उससे ज्यादा से ज्यादा सिस्टम खड़े हो जिससे सरकार की, भाई मोदी जी भी जब आए थे सरकार में, भारत का प्रशासन सबकी तरफ से मशहूर है, पर जब ये आए थे क्या कह के आए थे? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कह के आए थे 2014 में। और आज की डेट में सरकार का साइज देख लिया आप कैसे बढ़ गया है। वृहदाकार, कनक भूद्राकार शरीरा हो गए हैं बिल्कुल, वो हर जगह अपने पैर रखना चाहते हैं। भाजपा से जुड़ी एक दो चीज मैं सोच रहा था कि अगर भाजपा में कोई HR या PR डिपार्टमेंट होता तो वो इस शपथ ग्रहण से, भाजपा में तो केवल PR डिपार्टमेंट ही है, ऑफिशियली नहीं है ना, तो वो बड़ा खुश होता, क्योंकि डूसू के एक और कहने को कोई वंशवादी नहीं है, नीचे से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया। और एक तस्वीर बहुत चल रही थी मीडिया में, अलका लांबा और रेखा गुप्ता के साथ साथ, और उसे विडंबना देखिए, अलका लांबा चुनाव भी नहीं जीत पा रही। कांग्रेस का HR डिपार्टमेंट, PR डिपार्टमेंट का बुरा हाल है और इनका चल रहा है, और वो इसीलिए बनाया गया है। और भाजपा में एक चीज और मेरी नजर में आई कि जितने भी ये नए मुख्यमंत्री बने हैं, क्या राजस्थान के हों, MP के हों, हरियाणा के हों, उड़ीसा के, हरियाणा वाले, उड़ीसा वालों का मुझे पता नहीं है, पर ये 3 तो कम से कम। और आप देखें और भी जगहों पर ABVP के लोग सारे अब आ गए हैं पुराने, तो चाहे वो जो छात्र राजनीति से आए थे, तो ये भी एक भाजपा के अंदर है कि उनका कहीं ना कहीं दूसरा काडर तो तैयार हो रहा है। सेकेंड लाइन का लीडरशिप का वो है। ठीक बात है विकास सर, मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ जहाँ ABVP का जिक्र किया। ये थ्योरी जो है भाजपा वाले ही पेडल कर रहे थे, तो प्रचार डिपार्टमेंट का हिस्सा था ये। और इसमें दिलीप मंडल ने है, इसमें क्या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फैक्ट तो है, पर ये दिलीप मंडल ने ट्वीट किया था कि ऐसा कि उन लोगों को इनाम मिल रहा है। और फिर उसके बाद किसी ने ट्वीट कर दिया कि हेमंता बिस्व शर्मा का क्या, वो कौन से ABVP से, कांग्रेस से आयातित। हाँ, तो एक तो ये चीज, और दूसरा वो अलका लामा ने खुद ट्वीट की थी फोटो जो मैं ट्विटर खोलता नहीं है। हाँ, वो अलका लामा ने खुद किया था, क्योंकि उस साल, जिस साल की वो फोटो, उस साल अलका लामा प्रेसिडेंट जीती थी और ये ABVP पे सेक्रेटरी जीती थी, जनरल सेक्रेटरी। 95 की बात है। और जहाँ तक बात है ये आता है कि, तो मुझे याद है नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 8 तारीख को महिला दिवस है, 8 मार्च को, और उससे पहले 2500 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है कि उससे पहले हम खाते में डाल देंगे। अब वो आएंगे नहीं आएंगे उसके बाद की बात है। अब मैं थोड़ा सा सौरभ के पास आना चाहता हूँ। रेखा गुप्ता के बारे में थोड़ा विशेष जानकारी चाहिए। एक मुख्यमंत्री के तौर पर थोड़ा सरप्राइजिंग है उनका चेहरा, क्योंकि कोई इस तरह से इससे पहले उनको इतना गंभीरता से ले नहीं रहा था। तो दिल्ली की चुनौतियों के मद्देनजर रेखा गुप्ता का आकलन कैसे करेंगे सौरभ? देखिए, 2 चीजें हैं। रेखा गुप्ता जैसा पुरानी नहीं है, पर चर्चित भी नहीं है। वो बहुत पुरानी है पर चर्चित नहीं है। और दिल्ली के वो पत्रकार जो दिल्ली की निगम की राजनीति को देखते समझते और कवर करते हैं, वो रेखा गुप्ता से बहुत भली भांति परिचित है। हाँ, उनका वो नगर निगम वाला कार्यक्रम जो है वो तोड़ वाला तो जबरदस्त है। तो जो एक बाल्टी पानी के लिए लड़ जाने वाले देखे होंगे लोग, क्यों पानी आ रहा है तो बाल्टी चला दे, तो निगम में ऐसी राजनीति होती है। तो पार्षद जो है आपस में ऐसे लड़ मरते हैं, तो माइक के लिए और डायस तोड़ दिए, सब सारे काम रेखा गुप्ता जी करती आई हैं। उनका मतलब सीवी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी की भी सदस्य रही हैं, जो सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी है, उसकी भी वो भर्ती थी 2014, 15, 16 में। और उसके उदाहरण सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। सबने देखे किस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को क्या कुछ नहीं कहा, राहुल गांधी को क्या कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल तो अपनी माँ से भी सबूत मांगते होंगे कि वो पैदा हुए नहीं हुए। फिर वो खैर डिलीट करने के काम शुरू किए। तो भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी की सदस्य रही हैं। वैसे वो पार्षद रही 2007 में, 2012 में फिर पार्षद रही। और फिर उनकी किस्मत ऐसी खराब रही कि ये तय हो गया कि जो पार्षद हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो 2017 में नहीं रही, 15 में वो चुनाव लड़ी थी, वो हार गई वंदना कुमारी से। फिर 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ी, फिर हार गई वंदना कुमारी से। और फिर 25 में चुनाव लड़ी और फिर वो वैसे मेयर का चुनाव भी हारी, वो उनको शैली ओबेरॉय ने मेयर का चुनाव हराया। तो बहुत अच्छी खासी हार देखने के बाद रेखा गुप्ता को ये मौका मिला है। रेखा गुप्ता तीसरे जनरेशन की इनकी तीसरी जनरेशन है जो संघ में, इनके पिताजी भी संघ में थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर्मचारी थे, हरियाणा की रहने वाली हैं, जींद की रहने वाली हैं। और इससे ज्यादा इनके बारे में कोई अच्छी बात नहीं है जो मैं जानता हूँ। अब तो काम से पता चलेगा कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे।
स्मिता, मैं महिला के नजरिए से जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई बार मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदमियों का रिकॉर्ड तो सबके सामने है, जो ट्रोल करने वाली आर्मी है, जो बैठ के गाली गलौज करने वाले दिन भर है, उनका तो उनके बारे में सबको पता है कि किस स्तर तक जाकर और ओछी टिप्पणियां या गाली गलौज अब्यूज सोशल मीडिया पर होता है। लेकिन रेखा गुप्ता के जिस ट्वीट का जिक्र सौरभ ने किया, एक नेता के तौर पर, एक महिला नेता के तौर पर, और महिला नेता के तौर पर एक महिला के प्रति इस तरह का कमेंट, मतलब रेखा गुप्ता को के आकलन का पैमाना ही बहुत नीचे चला जाता है उसके बाद। नहीं अतुल, वो आई थिंक समबडी ट्वीटेड सेइंग कि बीजेपी गॉट लेटेंट, कि इस ट्वीट के बाद तो रणधीर अलाहाबादिया को माफ कर देना चाहिए। उन्होंने क्या गलती कर दी जब उनसे जो सीनियर्स हैं वो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली की, लेकिन एक जो निश्चित रूप से, और विमेन अगर इफ दे राइज अप द रैंक्स ऑफ पावर, खुशी होती है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितनी एजेंसी एंड ऑटोनॉमी है एक्चुअली उनको अपनी पावर वील्ड करने में। मतलब जो दौर जिसमें हमने शीला दीक्षित या सुषमा स्वराज जैसे नेत्रियों को देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, आतिशी की खुद की अपनी पोजीशन, एंड सौरभ में डिफर विद मी, या सौरभ में हैव एन अल्टरनेट व्यू ऑफ दिस। आई डोंट नो कि आतिशी खुद जो है कितनी कॉल्स ले पा रही थी, बिकॉज वो एक इंटरिम मुख्यमंत्री के तौर पर उनको इंस्टॉल किया गया था, और पूरी की पूरी चुनाव लड़ी गई। लेट मी से वेरी फ्रैंकली, नहीं, इवन आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं कह रही हूँ कि आई डोंट नो आतिशी अपना कितना कॉल ले पा रही थी। लेट मी से वेरी फ्रैंकली, कैंपेन वाज केजरीवाल वर्सेस मोदी, आतिशी वाज नोवेयर इन दैट। आतिशी ने उस ऑफिस को डिमीन किया, जिस तरीके से उन्होंने कुर्सी छोड़ के साइड में रखी, जिस तरह के बयान उनके पहले दूसरे दिन के हैं, वो सीएम के ऑफिस को उन्होंने डिमीन किया। उन्होंने कहीं से भी ग्रेसफुली उस पोजीशन, उस कुर्सी की इज्जत को बढ़ाने का काम नहीं किया। लेट मी से इट वेरी फ्रैंकली। अतुल जी, एक और कम गलती करी आतिशी ने, वो उनको शपथ ग्रहण में इनवाइट किया गया था, उनको जाना चाहिए। She should have come. She should have come gracefully. She should have वो ग्रेस होना चाहिए था, वो ग्रेस होनी चाहिए राजनीति में। तो मैं ये कह रही हूँ कि आज की तारीख में बीजेपी की आई थिंक 14 मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, हाँ, जिसमें से कि पहली महिला मुख्यमंत्री इस वक्त रेखा गुप्ता, डेप्यूटी सीएम है राजस्थान में। बीजेपी की एक तो पैटर्न रही है पिछले कुछ इलेक्शंस में, मतलब हाल के स्टेट इलेक्शंस में, कि एक तो वो नेता ही अब सीएम बन रहा है जिसकी चर्चा बिल्कुल ना हो मीडिया में जिसका जिक्र हो उसका पत्ता तो पहले ही कट जाता है। दूसरा, आज मैं देख रही थी, क्योंकि दिल्ली इलेक्शंस को तो खैर मैंने तो कवर किया नहीं है, सौरभ ने ग्राउंड पर लगातार हर रोज कवर किया है, कि किस तरीके से सारे जो है कास्ट कॉम्बिनेशंस का ख्याल रखा गया है इस पूरे के पूरे कैबिनेट में ही, कि आप जाट से लेकर, सिखों से लेकर, दलित चेहरे से लेकर, और बनिया कम्युनिटी जिनको रिप्रेजेंट करती है, इन सब का आपने कास्ट कॉम्बिनेशन देखा है। लेकिन इसमें किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए कि आज की तारीख में इसेंशियली आप दिल्ली को चला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह। तो ये लोग जानबूझकर ऐसे चेहरे ढूंढ भी रहे हैं कि जो या तो रबर स्टैंप हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इज नो गारंटी कि आपको उस पद पर बिठाया जाएगा। और अगर इंडिया में आज की तारीख में अगर जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके पास में अपनी पावर है, क्योंकि वो एक्चुअली में ड्राइव कर रही है अपनी पॉलिसीज को। तो रेखा गुप्ता एज अ वुमन सीएम हम सेलिब्रेट तभी कर सकते हैं अगर आने वाली तारीख में हमें लगे कि शी इज एबल टू इमर्ज आउट ऑफ हर शैडोज एंड क्रिएट हर ओन आइडेंटिटी। ऐसा होने की जो चांसेस है मुझे तो नजर नहीं आता, क्योंकि इस वक्त जो है निश्चित रूप से दिल्ली हैड बिकम अ प्रेस्टीज बैटल, और दिल्ली की रोज रोज की जो लड़ाई हो रही थी, ये प्रेस्टीज सीट है, जैसे कि बंगाल भी एक प्रेस्टीज सीट है अमित शाह की, उसे जीतना। तो दिल्ली में आज की तारीख में मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं है कि सीएम भले ही जो है आपने इंस्टॉल किया हो रेखा गुप्ता को, लेकिन अगर आप उनको एजेंसी नहीं दे रहे हैं, ऑटोनॉमी नहीं दे रहे हैं टू टेक डिसीजंस, तो वो तो फिर वही सिंबॉलिक जेस्चर्स ही हैं, उसमें देयर इज एक्चुअली नो रियल एम्पावरमेंट दैट इज हैपनिंग। तो लगे हाथ मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, और उस पर सबका छोटा छोटा कमेंट, कि अब एक बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट पिछले 5 साल 3-4 सालों में जो दिखा दिल्ली की सरकार में, वो एलजी वर्सेस चीफ मिनिस्टर या जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, वो चीज़ ख़त्म होगी तो यहाँ से दिल्ली में चीज़ें पूरी तरह से स्मूथ हो जाएंगी, सब काम आसानी से होने लगेंगे। अब कोई उस तरह का टकराव नहीं होगा, जिसकी की बड़ी संभावना जताई जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो एलजी साहब क्या करेंगे, उनकी क्या उपयोगिता रहेगी विनय सक्सेना की? एक एक कमेंट आप लोगों का। देखिए अभी तो 1 अप्रैल में जब मेयर के चुनाव होंगे तो दिल्ली का नगर निगम भी बीजेपी के पास आ जाएगा।
क्योंकि पार्षद जो है वो उसमें दल बदल लागू नहीं होता, बीजेपी ने वहां पे तैयारी कर ली है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो निगम भी बीजेपी के पास है, सातों सांसद बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री और एलजी साहब। देखिए, रेखा गुप्ता को बढ़ाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि रेखा गुप्ता बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। आप गृह मंत्रालय या अभी भी जो मेरी जानकारी है, भले उसका प्रोजेक्शन चाहे जो भी किया जाए, लेकिन वीके सक्सेना या एलजी जो हैं वो ही दिल्ली के बॉस रहेंगे, क्योंकि ही इज आईज एंड ईयर्स ऑफ होम मिनिस्टर, गृह मंत्री के आंख कान नाक मुंह सब हैं। तो रेखा गुप्ता का सवाल नहीं करेंगे। अब कई चीजें हैं यहाँ पर, जैसे यमुना को लेकर के सफाई की बात की जा रही है। अब आपने जो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें वो यमुना से कूड़ा उठा रहे हैं, पहली बात तो सफाई नहीं हो, पानी साफ नहीं हो रहा है, उससे वो जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल रहे हैं। चलिए, वो एक पहलू हो सकता है। हाँ। वो जिस कंपनी जो कंपनी काम कर रही है, उसके जो कंपनी के ओनर हैं, उनसे बात हुई हमारी, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम पहले ही बार कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, पर हमें पैसा नहीं मिल रहा था तो हमने करना बंद कर दिया था। पैसा क्यों नहीं मिल रहा था वो हम सबको पता है कि फाइल कहां से कहां नहीं जा रही थी, तो पैसा मिलने लग जाएगा। क्या स्ट्रेटजी है? पर अभी तो फिलहाल जो लिख के दिया जाएगा वो ओके हो जाएगा। हाँ। और बॉस एलजी रहने वाले हैं। जब बॉस एलजी रहने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कहीं कोई कंफ्यूजन होगा। सिंगल पॉइंट एजेंडा है, वो एजेंडा लागू हो जाएगा। और इस बात में जैसे मनजिंदर सिंह सिरसा वो एक मजबूत मंत्री रहेंगे, क्योंकि वो गृह मंत्री के बेहद करीबी हैं। और इसके अलावा देखना होगा कि अब रेखा गुप्ता की पर्सनालिटी, क्योंकि अभी तो ये सब हम लोगों ने चर्चा करी, अब रेखा गुप्ता की पर्सनालिटी का पता चलेगा। जब शीला जी दिल्ली आई थी, उनको दिल्ली सज्जन कुमार लाए थे। तो शीला जी को सज्जन कुमार ये सोच के दिल्ली लाए थे कि जो खेमे हैं दिल्ली में, कांग्रेस में जगदीश टाइटलर खेमा है या शीशपाल गुर्जर जी का खेमा है, सबको ये बाहर से ला करके शीला जी को उन्होंने निपटा दिया है। और शीला जी जैसा सज्जन कुमार कहेंगे वैसा शीला जी करेंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। एक साल बाद शीला जी ने अपनी जगह बनाई, अपनी शीला जी ने अपना खेमा बना लिया। हाँ, अपना खेमा बनाया और उस हिसाब से वो शीर्ष नेतृत्व के करीब रहे, उन्होंने बढ़िया काम किया। तो अब ये मेरे सामने, और हमें ये ज्यादा, मैं इस बात को ज्यादा देखना चाहता हूं कि रेखा गुप्ता की कैसे धीरे धीरे एलजी के ऊपर या जो बाकी मंत्री, क्योंकि यहाँ पर 2 मंत्री मैं देख रहा हूं ऐसे हैं जो रेखा गुप्ता को कुछ नहीं समझते हैं अंदर से, जिसमें प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा। प्रवेश वर्मा का तो सामने चेहरे पर दिख रहा था। हाँ, वो मैं उनको जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, मेरी बहुत अच्छी उनसे बातचीत होती है, बहुत अच्छे शब्दावली का प्रयोग भी हुआ है चुनाव के दौरान हमारे बीच, और आई लव यू टू सारी बातें हुई है। तो प्रवेश वर्मा, वैसे भी उनका जो स्वभाव है वो अक्सर जो बीजेपी के नेता वो कहेंगे कि प्रवेश वर्मा की जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट है, उसमें वो मतलब वो झुकते नहीं। दूसरा, मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे, वो भी बहुत अग्रेसिव है, बहुत पैसा है और वो बहुत करीब है अमित शाह के। वो एक फोन पर अमित शाह से बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री तक अपनी पहुंच रखते हैं। एक बहुत सिख आउटरीच प्रोग्राम चलाया था बीजेपी ने, तमाम सिखों से मुलाकात हुई थी, वो सारी मीटिंग्स मनजिंदर सिंह सिरसा ने करवाई थी। तो 2 बहुत मजबूत लोग हैं। और देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रवेश वर्मा ने अपनी जगह बना ली है, अच्छी बुरी, साड़ी बांटी, पैसे बांटे, जो किया। ज्यादा जो 11 सीटें हैं जाट बहुल, उनमें से सारी सीटें लगभग बीजेपी ने जीती हैं और वो चेहरा बन गए, तो उनको इग्नोर नहीं कर सकती। और रेखा गुप्ता को कुछ नहीं मानते। आई नो बोथ ऑफ देम पर्सनली, और मैं ये कयास नहीं लगा रहा हूं, मैं ये जानता हूं कि अब रेखा गुप्ता के ऊपर है कि वो कैसे एलजी पर प्रिवेल करती है, कैसे सिरसा पे प्रिवेल करती हैं और कैसे प्रवेश वर्मा पे प्रिवेल करती हैं। ठीक बात। आपको जाना है सौरभ, मुझे पता है, तो जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना रिकमेंडेशन हमारे दर्शकों को एक देकर और फिर हमसे विदा लें। मैं बिल्कुल एक रिकमेंडेशन के लिए मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, उसका नाम जरा अमिताभ घोष की किताब है, एसेज हैं, वो मैं सोच के आया था कि वो बतूर जरूर रिकमेंड करूंगा। वो मैं पढ़ रहा हूँ और वाइल्ड फिक्शन एसेज हैं, 2025 की किताब है अमिताभ घोष की, वो आपको मिल जाएगी। और बहुत जबरदस्त, और खासकर जो लोग पॉलिटिक्स और चर्चा और इन सब चीजों में यकीन रखते हैं, पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। अमिताभ घोष के वाइल्ड फिक्शन एसेज है, उसके भी 4 चैप्टर पढ़े हैं, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सौरभ, थैंक यू फॉर द नाइस रिकमेंडेशन एंड थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। बाय सौरभ।
स्मिता, वहीं से बातचीत शुरू करेंगे कि अब एलजी और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली की सरकार है उसके बीच में जो फ्रिक्शन लगातार देखा आपने, तो अब एलजी को कहाँ देखती हैं आप? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ऑन द फेस ऑफ इट तो देखकर यही लगता है कि शायद एलजी पावरलेस हो गए हैं, लेकिन सौरभ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं कि एलजी के जरिए जो है इसेंशियली होम मिनिस्टर अपनी जो है वो गवर्नेंस पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखेंगे। पुलिस तो पहले से उनके पास थी ही, फोर्सेस थी ही। तो देखिए, लेकिन मुझे ये निश्चित रूप से लगता है कि वोटर्स को ये जरूर सोचना चाहिए कि ये जो बार बार कॉन्सेप्ट होता है ना डबल इंजन की सरकार का, वो हमारे संघीय ढांचे के लिए कितना नुकसानदेह एक कॉन्सेप्ट है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि पिछले 5 सालों में, इसमें कोई शक नहीं है, आम आदमी पार्टी ने बहुत गलतियां की। इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी की अपनी जो छवि है कि हम बिल्कुल सड़क की राजनीति से ऊपर आए, हम सीधे साधे लोग हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, वो छवि धूमिल हुई, उस पर बहुत सवालिया निशान लगे हैं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, दे हैव अ लॉट ऑफ आंसरिंग टू डू। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि एलजी ऑफिस को बार बार फाइल्स लौटाने के लिए, एक चुनी हुई सरकार में बाधा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। एक तरीके से वोटर्स को ये कह दिया गया कि भैया या तो हमें चुन लो अगर काम करवाना है शहर में, या तो फिर आप दूसरों को चुनो और हम काम करवाने आपको देंगे नहीं। तो ये कितना घातक हो सकता है, क्योंकि और देखिए, हालांकि शीला दीक्षित की एक अलग मैच्योरिटी थी, वो एक ऐसे वक्त में भी मुख्यमंत्री रही थी जब ऐसा नहीं था कि केंद्र और राज्य दोनों में ही कांग्रेस की सरकारें थी, बट शी हैड दैट मैच्योरिटी टू वर्क थ्रू इट। लेकिन वो एक अलग दौर भी था, उसमें लगातार इतनी ज्यादा जो है लो लेवल की कॉन्फ्रंटेशन नहीं देखने को मिलती थी दिनों दिन। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि एक लार्जर लेसन है जिस पर लोगों को भी सोचना चाहिए कि इज दिस हेल्दी फॉर अ फेडरल डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, कि हम यही कहें कि अगर तो केंद्र और राज्य में सरकारें एक है तभी उस राज्य के लोगों को जो है फायदा हो सकता है, नहीं तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो केंद्र में रहेगा उसी की बात चलेगी थ्रू गवर्नर ऑफिस या थ्रू एलजी ऑफिस। हालांकि ये फेडरलिज्म के लिए भी बहुत शर्मनाक स्थिति है। शार्दुल, बातें हो चुकी है। मेरे को तो आप जब सवाल पूछ रहे थे तो एक चीज स्ट्राइक की कि ये भी एक विडंबना है कि दिल्ली की ये चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। 50% के करीब यहाँ पे मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रहे, जो बाकी प्रदेशों से अलग है, लेकिन ये सबसे महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। ये अपने आप में इस प्रशासन की विडंबना है कि वो दिखावे के लिए मुख्यमंत्री बना रहे थे, जैसा सौरभ ने भी बताया और स्मिता भी कह रही है। असल में तो उनके हाथ में कुछ सत्ता है नहीं। तो विकास, आपका क्या ये जो फ्रिक्शन लगातार चलता रहा एलजी बनाम, अब देख रहे हैं कि कैसे, आपका क्या आकलन है इसमें? सर, अभी तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा हम कुछ उसमें कहेंगे। तो देखना होगा, अभी कैबिनेट डिसाइड हो गई है, सब चीज़ें डिसाइड हो गई हैं और किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, एक और दूसरा सौरभ जी ने जिक्र किया था कि ये जीन से आती हैं। तो मैं देख रहा था कि जुलाना का इनका जन्म है और जुलाना से बीजेपी इस बार बहुत सालों बाद हार गई थी और विनेश फोगाट वहाँ से एमएलए बनी है। तो वो एक मतलब वो भी मुझे लग रहा है कि पॉइंट चीज़ है, इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो चीज़ ठीक बात है। आखिर में मैं बस इस मसले पर एक चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ कि पिछले 4-5 साल जो रहे हैं दिल्ली के, बहुत ही सिविक सर्विसेज के लिहाज से और इसके अलावा भी जो गवर्नेंस के जो सर्विसेज हैं उसके लिहाज से बहुत ही ज़्यादा उलझाऊ, बहुत ज़्यादा टकराव भरे, बहुत गंदगी भरे। दिल्ली इतनी गंदी अपनी याद भर में मैंने नहीं देखा, दिल्ली की सड़कें इतनी ख़राब अपनी याद भर में मैंने नहीं देखा है। पानी की जो समस्या है हर जगह से कॉमन, हर चाहे वो दिल्ली की साफ बड़ी कॉलोनियाँ हों, चाहे वो झुग्गियाँ हों, चाहे वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो, सब जगह से एक कॉमन समस्या है। पानी जैसी बेसिक चीज़ें इस देश की राजधानी में उपलब्ध नहीं थी। कहने का मतलब है कि एक ऐसी राजधानी जिसके बारे में, जिसके देश का प्रधानमंत्री हर मंच से जाके बड़े बड़े दावे करता है कि हम विश्व गुरु हैं, हम दुनिया को राह दिखाने वाले हैं, उस देश की राजधानी की हालत बहुत ख़राब थी। वो किसी भी 2 टियर शहर से ज़्यादा बदतर हालत में पिछले 4-5 साल में रहा है। ये बात जानते समझते हुए अब हम ये उम्मीद करते हैं कि जो NCT, जो सो कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, उस सब को मिलाकर अगर आप देखें तो नोएडा, गाजियाबाद बीजेपी की सरकार है, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत बीजेपी की सरकार है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कुछ दिन बाद तोड़फोड़ करके MCD में बीजेपी का वर्चस्व होगा।
मैं बस ये इतनी सारी चीजें गिनाने का मेरा मकसद ये है कि अगर इतने के बाद भी एक बहुत डिजर्विंग वर्ल्ड क्लास सिटी जो दिल्ली को होना चाहिए, अगर आपका ये दावा है कि आप 140 करोड़ लोगों के देश की राजधानी है और पूरी दुनिया का शोरूम है अगर दिल्ली, और वो किसी को दिखाने लायक नहीं है, तो ये बहुत शर्म की बात है। अगले साल 6 महीने से 1 साल के भीतर में हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली की कोई भी सड़क आज ऐसी नहीं है जिस पर आप स्मूथली ड्राइव कर सके। हर सड़क में गड्ढे हैं। आप यहाँ से, हम लोग ऑफिस के बाहर से निकलिए, आप पूरा अरविंदो मार्ग चले जाइए, सड़क खराब है। आप आउटर रिंग रोड पे कहीं मुड़ जाइए, सड़क खराब है। रिंग रोड पे कहीं चले जाइए, सड़क खराब है। ये मैं हाईवे मेन सड़कों की बात कर रहा हूँ। अंदर गलियों में घुस जाइए आप, और स्थितियां खराब है। तब दिल्ली के लोग, दिल्ली सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग कैपेसिटी वाला शहर है। ये टैक्स पे करता है, पैसे देता है। अपनी कमाई का ज्यादातर लोग 30% कमाई का अपने टैक्स देते हैं, और ये घटिया सर्विसेज उनको मिली है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत निचले स्तर की घटिया राजनीति पिछले 5-7 सालों में लगातार चलती रही। और हम उम्मीद करते हैं कि वो राजनीति खत्म होगी और लोग जो कि डिजर्व करते हैं अपने टैक्स के पैसे से एक वर्ल्ड क्लास सिटी का, वो उनको मिल पाए। स्मिता, शार्दुल, विकास, कुछ अगर आप लोगों को इसमें जोड़ना हो, फिर हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। नहीं, ओके, तो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। सबसे पहले शार्दुल आपसे शुरू करते हैं, क्या रिकमेंड करेंगे आप? तो मैं पिछले हफ्ते नहीं था तो मैं एक ज्यादा दूंगा रिकमेंडेशन। ओके, एक तो जॉन ऑलिवर ने ट्रम्प 2.0, जो ट्रम्प की नई सरकार आई है, तो उनका लास्ट वीक टुनाइट का एपिसोड आया, तो वो देखिए। क्या बात है। उन्होंने ट्रम्प को एड्रेस किया है। मेरी पसंद के कॉमेडियन भी हैं और अच्छी प्रेजेंटेशन करते हैं विषयों की। दूसरा, मैं पिछले 2 हफ्ते से पढ़ाई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ एक थोड़ा नए विषय में वेंचर करने की। अतुल जानते भी हैं, तो है अर्थव्यवस्था और उससे जुड़ी हुई चीज़ें। तो एक किताब मुझे मिली जो बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है कि द इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन, हाउ एनर्जी एंड वर्क ड्राइव मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। ये रॉबर्ट यू आयर्स और बेंजामिन वॉर की है। मैंने ये चार्ट डाली 3 ही दिनों में। बहुत ही बढ़िया किताब है, आपको समझ आएगा कि असल में अर्थव्यवस्था अंदर से कैसे काम करती है। तीसरा, एक किताब मिली थी हमें 2 हफ्ते पहले जब हम चर्चा कर रहे थे, तो वो वैलेंटाइन डे से जुड़ी हुई है। उसका नाम है द टाइम आई गॉट ड्रंक एंड ईटेड अ लव पोशन एट अ वेयरवुल्फ। तो बहुत ही मतलब हंसोड़ किताब है। इट्स मेंट फॉर कैजुअल रीडिंग। और आखिरी भी वैलेंटाइन डे से जुड़ी हुई एक इला चंद्र जोशी का पुराना उपन्यास है, छोटा सा, कवि की प्रेयसी। कवि की प्रेयसी जी, 1976 का। बहुत अच्छा किताब है। वो साइकोलॉजी पे, मनोवैज्ञानिक तथ्यों को और भावनाओं को कैसे करते हैं। काल्पनिक कहानी है बट बहुत अच्छी है। तो ये 4। विकास, आप क्या रिकमेंड करेंगे? हमारा जो मुख्य विषय है सर आज का, यूएसए या यूएसआईडी जो भी है, उस पे वहाँ सुनवाई चल रही है उस मामले पे अमेरिका में। अच्छा। और कमेटी हियरिंग कर रही है कि क्या किया जाना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए या इसमें से क्या हो। तो वो सुनवाई जो है यूट्यूब पे उपलब्ध है, थोड़ा सा लंबी है, तो इसलिए सिंगल रिकमेंडेशन, यूएसए बिट्रेयल के नाम से वो पूरा चल रहा है कमेटी के सामने सुनवाई। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि ये असल में ही राजनीतिक लड़ाई है, बाकी सब चीज़ें एक तरफ है। स्मिता, आपका रिकमेंडेशन? मैं एक तो देखिए, अभी जो उर्दू को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया, रह रहकर उर्दू को जो है दुश्मन भाषा बनाने की कोशिश की जाती है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ बयान दिए, उसमें सौरभ आपके साथ एपिसोड में मौजूद थे। सौरभ शुक्ला ने बात की अभी राणा सफरी जी के साथ में, जो लेखिका हैं और दिल्ली के इतिहास को बखूबी समझती हैं, लिखती हैं। वो बातचीत आप द रेड माइक पर, आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत बातचीत है। दूसरा, क्योंकि इतने डिप्रेशन के दौर में गुजर रहे हैं हर कोई, एप्पल टीवी पर श्रिंकिंग नाम की एक सीरीज है, जिसमें बेसिकली जो साइकोथेरेपिस्ट्स हैं वो अपनी निजी जो मुद्दे हैं उससे कैसे जूझते हैं, उसको लेकर एक रोम-कॉम टाइप की, लेकिन बहुत अच्छी सी एक होलसम सीरीज है, वो आप देख सकते हैं। और तीसरा, मैं लोगों को कहूंगी कि प्रोफेसर जॉन मार्शिमर, इनको आप पढ़ सकते हैं। इनकी व्यूज हमेशा से बहुत ऑल्टरनेट रही हैं, खास करके यूरोप में आज जो कुछ हो रहा है, बहुत हद तक इन्होंने जो है प्रिडिक्ट किए थे इन चीजों को। तो इनकी पॉडकास्ट है, इनकी किताबें हैं, इनके लेख हैं, और काफी बार इनको जो है दूसरे एस्टैब्लिश नामों ने इन्हें निगेट किया है, लेकिन आई थिंक ही इज एक्चुअली अ स्कॉलर जिनको बहुत गंभीरता से पढ़ने की जरूरत है। ओके, तो इतने सारे अच्छे रिकमेंडेशन के बाद मेरा बस एक रिकमेंडेशन है। अब अभी 14 फरवरी बीता है जी, और
मैंने दोबारा से पढ़ डाला फिर से, मेरी तबीयत खराब थी तो मैं बैठे बैठे कुछ देख रहा था, तो रीपब्लिश हुआ है। धर्मवीर भारती का एक हिंदी का बहुत कालजयी उपन्यास है, ऑल टाइम ग्रेट में शुमार होता है, गुनाहों का देवता, और चंदर और सुधा की कहानी फिर से बड़ा चर्चा में है। हाँ, तो क्योंकि उसका नया संस्करण आया है, मुझे लगता है कि शायद वो धर्मवीर भारती की जन्मशती साल है ये, उसलिए वाणी प्रकाशन ने उसको रिपब्लिश किया है। तो मेरे पास आई थी पहली बार हार्ड बाउंड में आई, मैंने उसको इससे पहले पेपर बाउंड में पढ़ा था, तो लेकिन वो तब यूनिवर्सिटी में पढ़ा था 23-24 साल पहले। तो मैंने पढ़ डाला एक बार, चूंकि ये मौसम ही वही है, हर आदमी प्रेम की बातें कर रहा है, प्रेम की कविताएं, आपने प्रेसी और उस दुनिया आपने ये बात गलत कही। पिछली बार याद है वैलेंटाइन डे पे जब चर्चा हो रही थी तब यहाँ अभिनंदन भी थे, और मैंने एक बात कही थी और वो बात आज भी सत्य है कि जब मैं लास्ट ईयर डॉक्टर के बैठा था और एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड झगड़ा कर रहे थे कि वैलेंटाइन डे है या वीक, और मैंने वीक चलता है वैसे तो आपको चॉकलेट डे। अगर आप प्रेम के लिए मौसम ढूंढते हैं तो दोस्त आपने अभी तक किया नहीं, उसके लिए मौसम की जरूरत नहीं उड़ती, वो चिड़िया हर दिन उड़ती है। तो ये रिकमेंडेशन है, गुनाहों का देवता पढ़िए, बहुत ही ऑल टाइम कल्ट माना जाता है। हालांकि कुछ लोगों का उसका एक साइकोलॉजिकल स्टडी भी है, और वो बताता है कि गुनाहों का देवता आपको डिप्रेशन में भी डाल देती है अगर आप उसको उस तरह से नहीं देख रहे हैं, या थोड़ा सा मेंटली बहुत इमोशनल और वो है। तो ये सारी चीज़ों के साथ मैं रिकमेंड करूँगा। इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। सौरभ, स्मिता, शार्दुल, विकास, आप सब लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत के लिए शुक्रिया। बाय, थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/सब्सक्रिप्शन पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।